तो अच्छा, बजट का पर्पस क्या होता है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखें, बजट आता ही क्यों है? खर्च कहाँ से हो रहा है, इसकी परमिशन लेनी होती है किससे? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट से क्यों लेनी होती है? हाँ, कंसोलिडेटेड फंड है। और ऐसा करा क्यों गया कि कंसोलिडेटेड फंड का जो आपको अभी नहीं समझ आ रहा हो कंसोलिडेटेड फंड क्या है ना? ठीक है, अभी समझाते हैं। अब कंसोलिडेटेड फंड ऐसा मान लो कि एक सरकार का फंड है, कोई भी टैक्स आता है इस फंड में जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। ठीक है, जो भी स्कीम का पैसा है सब कुछ यहीं से निकलता है, और इसका रख रखाव, मेंटेनेंस, ठीक है, इसमें से एप्रोप्रिएशन, कैसे इसमें से पैसा निकाला जाएगा और इसमें किस तरीके से पैसा डाला जाएगा, ये सारा अधिकार सरकार को है ही नहीं। ये सारा अधिकार किसको है? ये है पार्लियामेंट को। और ऐसा करा क्यों गया? पार्लियामेंट को ये अधिकार क्यों दे दिए गए हैं? लेजिस्लेचर के पास, क्योंकि हमारा जो लेजिस्लेचर है वो लोगों की विल दिखाता है ना? हम एक डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेसी हमारे विल के हिसाब से चलनी चाहिए। अब क्या है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल नहीं है, हर किसी से तो पूछने बैठेंगे नहीं, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स के पास सारा इसका मतलब अधिकार है। ठीक है, अब इसलिए क्या होता है कि हर साल, ताकि खर्चा कैसे ही ना हो जाए, किसी भी तरीके से ना हो जाए, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होती है पार्लियामेंट में। हर साल सरकार सबमिट करती है, उस पर चर्चा होती है बजट सेशन में। ठीक है, एक बार चर्चा हो जाती है, उसके बाद वो पास होता है ना? अगर पार्लियामेंट ने अलाउ कर दिया, अभी क्या है, बजट खाली आया है, इसका मतलब ये नहीं है ये लागू हो गया। ठीक है, इनमें से कुछ स्कीम लागू हो जाएंगी पहले ही, ठीक है, लेकिन फिर भी अप्रूवल पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट ने कह दिया नहीं बजट में ये चीज़ें नहीं लागू होंगी, वो नहीं लागू होंगी। पैसा तभी निकल सकता है जब पार्लियामेंट ने कह दिया हाँ तुम निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, और इसलिए ही है कि इंडिया में एक ऐसा सिस्टम है कि लोकसभा में मेजॉरिटी होनी ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपके पास हाउसेज में मेजॉरिटी नहीं भी है, प्रेसिडेंट अलग चुना जाएगा, लेजिस्लेचर अलग चुना जाएगा, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर। और फिर अगर ऐसा हो गया कि लेजिस्लेचर में कोई और पार्टी आई हुई है, प्रेसिडेंट किसी और पार्टी का बना हुआ है, सरकार तो चल ही नहीं पाएगी। सरकार सब कुछ करने की कोशिश करेगी, बजट कोई पास नहीं करा पाएगी, अटक गई सरकार। हमारे में सिंपल है क्या कि लोकसभा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास पावर है कि वो बजट पास कर सकते हैं। राज्यसभा उस पर चर्चा कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है, बट अमेंडमेंट कर नहीं सकती। क्यों ऐसा करा गया? ताकि सरकार चलती रहे। अगर लोगों की विल है कि इस तरह चलना है तो मेजॉरिटी होगी लोकसभा में, और क्योंकि मेजॉरिटी में मतलब लोकसभा में मेजॉरिटी है, उसी से सरकार बनी है, और लोकसभा से ही पास कराना है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बजट अपने आप पास हो जाएगा। लेकिन फिर भी अप्रूवल चाहिए यहाँ पे, है ना? मतलब क्या है कि बजट पास कराना अपने आप में एक इस चीज़ की एक्सरसाइज है कि हाँ अभी भी सरकार के पास कॉन्फिडेंस है इन द हाउस, राइट? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में दो हिस्सों में बांट देता है पूरे बजट को। क्या? एक तो क्या रिसीव हुआ सरकार के पास, क्या टैक्स आया, क्या रेंट आया, क्या फीस आया, क्या सरचार्ज सेस या लोन का रीपेमेंट आया या कुछ भी आया, उनके पास जो भी आया जैसा भी आया वो एस्टिमेटेड रिसीट में होगा। इसको हम एस्टिमेटेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी ये रिसीट आ नहीं गई है, ये रिसीव हुआ नहीं है ना? पूरे साल में होने वाला है, बजट आने वाले साल के लिए होता है ना? पूरा साल कैसे चलेगा, पूरे साल में हमें क्या क्या मिलने वाला है ना? आओ जल्दी आओ, जल्दी सेटल डाउन हो जाओ, है ना? तो एस्टिमेटेड रिसीट क्या है कि क्या क्या हमें मिलने वाला है, इस साल हमें क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें। और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कि क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, है ना? और ऑब्वियस सी बात है, हम पहले ये देखते हैं कि रिसीट क्या है, उस हिसाब से ही सरकार क्या करती है, वो खर्चा डिज़ाइन करती है अपना, है ना? बजट बनाना एक अपने आप में एक चुनौती वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, एस्टिमेटेड रिसीट में होता क्या है जनरली, एक्चुअल्स प्रीवियस ईयर के अभी तक क्या रिसीव हुआ है वो बताती है। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट इस साल का, देखो अब क्या है यहाँ पे एक मैं वो बता देता हूँ। क्या कोई ध्यान देता है आपके मतलब पेरेंट्स कैसे इनकम टैक्स पे करते हैं, या कभी खुद किसी ने इनकम टैक्स पे करा है? नहीं। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे
इस डायग्राम को इग्नोर करो एक बार को, मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ। ऐसी टाइमलाइन मान लो, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर किस चीज़ को कहते हैं कि टैक्स ईयर को ही फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है ना। फाइनेंशियल ईयर है आपका, ये मान लेते हैं ये आपका फाइनेंशियल ईयर था 2022 से लेकर 2023। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक होता है? हाँ, तो यहाँ पे 1 अप्रैल से होता है ये, और कहाँ तक? 31 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऐसे ही 2024 में कुछ होगा। ठीक है, 31 मार्च बोल लेते हैं, मार्च 31 मार्च। ठीक है, ऐसे कुछ होता है। अब मान लीजिए अभी क्या है 31 मार्च 2024 और इसके जस्ट बाद बजट आ गया। ठीक है, अभी क्या है कि इस साल में जो भी लोगों ने इनकम करी है वो अभी एस्टिमेट कर रहे हैं। अभी जुलाई में ही इनकम टैक्स भरे जा रहे हैं, इस समय भरे जा रहे हैं बजट के आने के बाद। मैंने कहने का मतलब है अभी सरकार को पता ही नहीं है एक्चुअल इनकम क्या हुई है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये अभी इस साल उन्हें क्या रिसीव होगा, यहाँ पे अभी पैसा अभी रिसीव ही हो रहा होगा, सरकार को मिल ही रहा होगा अभी पैसा, है ना। तो कहने का मतलब है ये भी अभी एस्टिमेट है, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअली हमें किस चीज़ का पता लगा, यहाँ पे जितना भी टैक्स रिसीव हुआ और यहाँ किस साल का टैक्स रिसीव हुआ वो इस साल का रिसीव हुआ, है ना। तो पिछले साल से पिछले साल का तो हमें एक्चुअल मिलता है, जिसको हम यहाँ प्रीवियस ईयर कहते हैं। दिस ईयर इसलिए क्योंकि देखो बजट अभी यहाँ है, जनरली बजट यहाँ आता है ना। तो हम दिस ईयर का रिवाइज एस्टिमेट निकालते हैं कि इस साल हमें लग रहा है कि इतनी इनकम होगी। सरकार को कैसे पता इनकम होगी, क्योंकि जब भी किसी को सैलरी मिलती है उसका TDS कट जाता है। कुछ टैक्स तो लगातार सरकार को फिर भी मिलता रहता है, उनको आइडिया रहता है कि कितना मिलने वाला है। काफ़ी डेटा आता है, कॉरपोरेट मिनिस्ट्री का डेटा आता है, ठीक है, फिर ये क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का डेटा आता है, इनकम टैक्स वगैरह का, है ना, GST का डेटा आता है। उन्हें आइडिया तो होता है कितना लोग कमा रहे हैं, है ना, लेकिन एक्चुअल का नहीं पता होता। एक्चुअल का पता लगेगा जब लोग एक्चुअली डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पर और दे देंगे, है ना। यहाँ डिक्लेयर करके दे दिया तो प्रीवियस ईयर का एक्चुअल पता लग गया, इस साल का रिवाइज एस्टिमेट पता लग गया और बजटेड एस्टिमेट आने वाले जो बजटेड ईयर है उसका। तो अभी हाँ, जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, राइट। तो अब क्या कि क्योंकि यहाँ पे अभी टैक्स आया ही है, पिछले साल का भी कुछ रह गया होगा जो लोगों ने लेट लतीफ़ी करी होगी, अभी इंटरेस्ट के साथ दे रहे होंगे टैक्स का पैसा। इस साल कुछ इन्हें पैसा मिल रहा है पिछले साल का, तो क्या कि इन्हें कुछ तो आइडिया है कि इस साल कितना मिलने वाला है ना। जो ये चीज़ है बजटेड एस्टिमेट इस कमिंग ईयर का, इसके बेसिस पे कुल मिलाकर बजट डिसाइड होता है ना। लेकिन सरकार को फिर भी बताना होता है भाई तुमने पिछले साल क्या कलेक्ट करा, इस साल क्या लग रहा है कितना कलेक्ट हो जाएगा, आगे क्या सोच रहे हो कितना कलेक्ट होने वाला है ना। ये सारे एस्टिमेट उन्हें देने होते हैं। तो 3 टाइप के एस्टिमेट देते हैं वो, ठीक है। अब आने वाले साल में जो भी टैक्स लग रहे हैं वो सरकार को डिज़ाइन करने हैं, है ना। जैसे इस साल क्या है कि सरकार कह रही है कि इनकम टैक्स की स्लैब्स चेंज हो जाएंगी, है ना, थोड़ी सी रियायत दे दी गई है। उन्होंने कहा है कि कैपिटल गेन्स टैक्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा, देखेंगे हम कहाँ क्या बढ़ा है, ठीक है। बट क्या है ये सारी चीज़ें, ये है आगे का बजटेड एस्टिमेट और आगे के टैक्सेस, ठीक है। सरकार जब भी ऐसा कुछ करती है, अब टैक्स नया लगा दिया मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा ये आएगा। और मैंने क्या बताया, जब भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आएगा उसका मेंटेनेंस, उसमें कैसा जाएगा, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट के पास जाना पड़ता है, ठीक है। पार्लियामेंट जब भी कोई चीज़ पास करती है वो किस फॉर्म में पास करती है, एक बिल लाती है और उससे एक्ट बनता है ना, ऐसा ही होगा। तो ये वाला डायग्राम मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है कि ये जो भी बजटेड एस्टिमेट होता है, इसके लिए जो भी नए सरकार टैक्सेस लेकर आती है वो किस फॉर्म में आते हैं, फाइनेंस बिल के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो फाइनेंस बिल आ गया, ये आधा पार्ट है हमारे बजट का, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आधा पार्ट है कि रिसीट दिखाते हुए सरकार कुछ चीज़ें प्रपोज करेगी, टैक्सेस में रिफॉर्म्स वगैरह, और वो सारे रिफॉर्म्स फाइनेंस बिल के फॉर्म में लाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक मनी बिल है, ये एक किस्म का मनी बिल है। बिल 2 टाइप के होते हैं मुख्यतः,
एक ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल सिंपली वो जो मनी बिल नहीं है। तो मनी बिल है क्या? मनी बिल वो है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कैसे पैसा आएगा, मेंटेनेंस और जाएगा, ये सारी चीज़ें। उसमें 6 कैटेगरीज बना रखी हैं। इसमें भी आएगा कैसे, कई तरीके से आ सकता है कि मान लीजिए सरकार ने लोन ले ली या किसी ने लोन की रीपेमेंट कर ली, तो 5-6 कैटेगरीज दे रखी हैं। आने की भी कैटेगरी को 4-5 हिस्से में डिवाइड कर रखा है। तो आर्टिकल 110 को जब हम देखते हैं ना, मनी बिल आर्टिकल 110 में डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, उसमें 6 कैटेगरीज लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म का मनी बिल है क्योंकि पैसा आया। ठीक है, आधा हमारा बजट ये हो गया। सरकार जब बजट पास करती है तो ये सारा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा पार्ट बी ऑफ द बजट होता है। ठीक है, कि कैसा आया, क्योंकि क्या है, कैसा आया इस पे जब सरकार बात करने बैठती है ना तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहाँ से आया है या हमारी जेब से गया है। तो ये चीज़ें बाद में बताई जाती हैं। जब भी बजट आता है पहले कौन सी चीज़ बताई जाती है कि सरकार क्या देने वाली है। ठीक है, पहले वो बताते हैं हम ये लड्डू रखेंगे, ठीक है, इस लड्डू का ये कॉस्ट है, ठीक है, वो बाद में बताते हैं। तो ये पार्ट बी ऑफ द बजट है। पार्ट ए ऑफ द बजट क्या है? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, की सरकार क्या कर रही है, खर्चा क्या देगी, है ना। और क्या है, 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर और एक अदर एक्सपेंडिचर। चार्ज अपॉन ये है कि एक बार डिक्लेयर हो गया कि ये खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होना है तो बार बार उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उस टाइप का है। तो जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी बार बार डिबेट नहीं करी जाएगी, जजों की सैलरी बार बार डिबेट में नहीं आएगी, क्योंकि एक्सपेंडिचर में तो वो सारी सबकी सैलरी वैलरी भी आ रही है ना। सीएजी की सैलरी बार बार क्वेश्चन में नहीं आएगी, है ना। हाँ, पेंशन्स वगैरह ये नहीं आएगी। तो क्या है कि ये चीज़ हो जाती है चार्ज अपॉन। एक बार चार्ज अपॉन हो गई, बार बार उस पर वोटिंग ना करें। क्यों? हमने देखा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को हमें सिक्योर करना पड़ता है ना। जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको एकदम सिक्योर करके रखना है, ये भी पॉसिबल है कि चार्ज अपॉन किसी स्कीम को ही लगा दिया जाए कि बार बार इस पर हम बात नहीं करेंगे, ये खर्चा होना है तो होना है। लेकिन किसी भी खर्चे को चार्ज अपॉन कर देना, ये पावर किसके हाथ में होगी? पार्लियामेंट के हाथ में। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, है ना। अगर पार्लियामेंट ने ये कह दिया हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है, इसको चार्ज अपॉन रखो, इसको इस पे हम बार बार वोट नहीं करेंगे, तो वो चार्ज अपॉन हो जाएगा। ठीक है, बजट में ये प्रपोज करा जा सकता है कि इस खर्चे को चार्ज अपॉन हो जाए। हाँ, मान लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल कंटिजेंसी फंड में भी अगर पैसा जाना है हर साल बराबर बराबर कुछ, उसको भी चार्ज अपॉन करा जा सकता है। कंटिजेंसी फंड ये है, देखो, एक तो कंसोलिडेटेड फंड हो गया जिसमें सभी कुछ आना है, एक जिसमें कि पार्लियामेंट के पास पावर है और प्रेसिडेंट के पास नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट के पास नहीं है। ऐसे ही एक कंटिजेंसी फंड होता है। अब भाई कभी कभी ऐसा होता है, हर बार पार्लियामेंट के पास दौड़ते हुए थोड़ी भागेंगे। एकदम से पाकिस्तान से वॉर हो गया, कहाँ दौड़ते भागेंगे कि बजट पास कर दो इसको लड़ने के लिए, है ना। तो एक कंटिजेंसी फंड बनाया जाता है जिसमें कुछ पैसा पड़ा रहता है। इस समय 30,000 करोड़ रुपए है उसमें, है ना। जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो कंटिजेंसी से वो कर लेंगे। यहाँ पे ये तो प्री फैक्टो अप्रूवल है, उसमें पोस्ट फैक्टो अप्रूवल होता है। एक बार खर्चा हो गया, बाद में वो खर्चा पार्लियामेंट को दिखा दें हमने ये खर्चा कर दिया था, हो गया इसमें। ठीक है, लेकिन खर्चा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट को बिना दिखाए हो जाए, दिखाना तो फिर भी पड़ेगा। ठीक है, एनीवे, अब आता है बाकी का एक्सपेंडिचर, और सारे एक्सपेंडिचर यही होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सरकार क्या करती है, डिमांड रखती है कि हमें ये पैसा ग्रांट कर दो, उसको कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। ये आर्टिकल 113 में आता है। ठीक है, नंबर याद रखो, 110 में कहता है मनी बिल, 112 में क्या आ रहा है, ये हमारा पूरा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स की सरकार कैसे ग्रांट करे, डिमांड करेगी, वो 114 में आ रहा है। क्या क्या चीज़ें डिमांड हो सकती हैं, किस तरीके से डिमांड रखी जाए। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें वोटेबल होंगी। 113 ही कह रहा है कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं लोकसभा में एक एक ग्रांट पर वोट करा जाए अलग से। ठीक है, अगर ये वोटेबल होने के बाद, ये अगर लोकसभा ने एक एक ग्रांट को पास कर दिया, डिमांड को पास कर दिया, तो वो क्या बन जाएगी, ग्रांट। ये ग्रांट कर दिया गया तुम्हें पैसा। ठीक है, फिर एक बार क्या होगा, ये सारी ग्रांट क्लब करी जाएंगी, फिर चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर जो पहले से हो रहा है वो क्लब करा जाएगा। ये पूरे को एक बनाया जाएगा एप्रोप्रिएशन बिल। जैसे यहाँ फाइनेंस बिल बना था वैसे यहाँ बनेगा एप्रोप्रिएशन बिल, और इन दोनों को फिर करा जाएगा पास। ठीक है, जनरल डिस्कशन एक बार बैठेगी पार्लियामेंट की, और जनरल डिस्कशन में दोनों को कर दिया जाएगा पास। ठीक है, अगर नहीं पास करा गया वो एक इंडिकेशन है कि सरकार ही फेल हो गई।
ठीक है, तो पास हो ही जाता है क्योंकि सरकार के पास मेजॉरिटी होती ही है ना। तो दोनों चीज़ें पास होती हैं, ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट और ये बन जाता है अप्रोप्रिएशन एक्ट। अब सिर्फ प्रपोजल्स हैं टैक्स से रिलेटेड। टैक्सेशन में कोई चेंज है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई चेंज आ रहा है ना, वो जनरली फाइनेंस बिल के थ्रू आ रहा है। एक्चुअली जनरली क्या, हमेशा फाइनेंस बिल के थ्रू आ रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड कोई भी एक्ट आ रहा है यहाँ पर हमें मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी हो गया तो पास हो जाएगा। कुछ चीज़ों में फाइनेंस बिल नहीं कर पाती है काम, जैसे जीएसटी है। जीएसटी को चेंज करने के लिए जीएसटी काउंसिल पे जाना पड़ता है, जीएसटी काउंसिल के पास है ये अधिकार, है ना। तो वहाँ पे फाइनेंस एक्ट में चीज़ नहीं आती। जो सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार हैं, जो वो टैक्स में चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। हाँ नहीं, इनडायरेक्ट भी कई सारे हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वो सब भी इसमें ही आ जाता है। क्या फाइनेंस बिल 170 में होता है, मेरे 117 में होते हैं। हाँ 170 में नहीं होते, हाँ 117। हाँ तो यही है शायद। देखो आर्टिकल 265 तो ये है कि ऐसा कुछ है कि नहीं, गवर्नमेंट कैन नॉट, मतलब ऐसा कुछ कि सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती सेव बाय मतलब ए लॉ। ठीक है, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब तक उसके लिए कोई लॉ नहीं पास कर दिया गया। वो उसमें आ रहा है, कैसे पास होना है वो 117 वगैरह में आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हो गई। एक बार ये इन दोनों चीज़ों को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा फाइनेंस एक्ट, ये हो जाएगा अप्रोप्रिएशन एक्ट। जैसे ये एक्ट बन गए मतलब बजट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, बजट हो गया पास। ठीक है, अब ये तो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, है ना, चीज़ों को करने का। ये आपकी किताब में दे रखा है पूरा डायग्राम, सब कुछ। कहाँ पर दे रखा है ये? पॉलिटी वाली किताब में। बजट इन पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर वाला जो है ना, पार्ट बी है आपकी पहली पॉलिटी की जो पार्ट 1 किताब है उसका सेक्शन बी, उसमें लेजिस्लेचर है, उसमें 4-5वां चैप्टर होगा ये। ठीक है, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। मैंने अभी के लिए जो काम की चीज़ें वो नोट कर लेती। ठीक है, ये तो चलो ये हो गया। अब बात ये है, ये एक्चुअली कैसे पार्लियामेंट में पास होता है, किन स्टेजेस के थ्रू गुजरता है, ये देखते हैं अब। ठीक है, स्टेजेस ऑफ बजट। तो यहाँ पे हम तो देख लो, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बजट में पास करने होते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड रिसीट आएगी। फिर डिमांड फॉर ग्रांट आएगा, मिनिस्ट्री वाइज ग्रांट मांगी जाएगी, हर मिनिस्ट्री कहेगी हमें ये दे दो। ठीक है, फिर उसका अप्रोप्रिएशन होगा, अप्रोप्रिएशन बिल आएगा उसके लिए। फिर टैक्स जो आ रहे हैं उसके लिए फाइनेंस बिल आएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ टाइम से शायद 2003-4 में ऐसा हुआ था कि आउटकम बजट आना शुरू हो गया था। आउटकम बजट क्या है? ये कुल मिलाकर ये बता रहे हैं कि क्या परफॉर्मेंस हो रही है, पिछली बार जो भी दिया गया उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, है ना, आउटकम की स्टेटमेंट है। और इसके अलावा 2003 में एक एक्ट आया था, FRBM एक्ट। तो क्या हो रहा था, सरकारें क्या कर रही थी कि यहाँ से जितना पैसा उनको मिला लगभग उतना ही खर्च होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा खर्च हो गया तो मतलब सरकार ने क्या करा है, या तो लोन लिया, और लोन किससे लिया, या तो आम लोगों से ले लिया, या फॉरेन कंट्री से किसी से ले लिया, या RBI से ले लिया। उनको कह दिया भाई तुम एक्स्ट्रा पैसा प्रिंट कर दो। ठीक है, इस हर चीज़ का जो टैक्स है हमारी जेब में आया। कैसे? अगर उन्होंने ज़्यादा पैसा छाप दिया तो हमारी जेब में पड़े हुए पैसे की कीमत हो गई कम, है ना। ये तो अलग ही किस्म का, इसको इन्फ्लेशन टैक्स बोलते हैं, है ना। उन्होंने तो कोई टैक्स लगाया भी नहीं और हमारी जेब पे टैक्स लग भी गया, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें, और हम नहीं चाहेंगे हमारी जो सरकार है वो डेट में आ जाए। लेकिन हो क्या रहा था कि 1990s के बाद ना सरकारें छोटे छोटे टेन्योर के लिए आ रही थी, 1 साल 2 साल और एक तो 13 दिन, है ना। तो इतने छोटे टेन्योर के लिए आ रही थी, सरकार क्या कर रही थी, पॉपुलिस्ट मेजर्स ला रही थी, है ना। यहाँ से कुछ मिल रहा नहीं था, वो लोन ले के खर्चे करे जा रही थी, क्योंकि किसी तरीके से लोगों का मन जीत लिया जाए, वो वापस पावर में आ जाए। 2003 में वाजपेयी सरकार ने क्या करा कि FRBM एक्ट लेकर आए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, और क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि सरकार बजट देते समय साफ साफ बताएंगे कि वो
कितना आय है और कितना व्यय है, उसमें जो फिस्कल डेफिसिट होता है, इसमें जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ, कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी होगा, उन्होंने कह दिया 3% से ज़्यादा किसी हाल में ना हो। ठीक है, उस ज़माने में 8-9% था। तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट कि हम क्या फिस्कल डेफिसिट वगैरह करेंगे, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट 8% से 3% पे लाना था। तो कितने साल में ये करेंगे कि प्रोग्रेसिवली हम कितना कितना फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे। इस साल जैसे सरकार ने ये तीनों जो हम पार्ट बी ऑफ द डॉक्यूमेंट में ये देखेंगे, सरकार ने क्या करा, जब कोविड आया था ना 9% फिस्कल डेफिसिट फिर से हो गया था हमारा, लगातार सरकार उसको कम करती जा रही है। इस बार उन्होंने कहा भी 4.8 4.9% कुछ कर देंगे, है ना। तो ये कहाँ बताते हैं, और आगे का भी उन्होंने एक रोड मैप दिया कि आगे इतना इतना और कम कर देंगे, है ना। तो ये कहाँ आता है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। और फिर फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, ये किस तरह करा जाएगा, आगे कौन से टैक्स कम करने हैं, क्या करना है, सारी स्ट्रेटेजी बताती है सरकार, है ना, बतानी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें वो देते हैं। अब टाइमलाइन क्या है जनरली, अभी क्या है, ये जो बजट था हमारा इंटरिम बजट पहले ही आ चुका था, है ना, क्योंकि सरकार के स्वेरिंग इन से पहले पुरानी सरकार जा रही थी, नई सरकार जब बनी अब जाकर ये फुल बजट लेकर आए हैं, है ना। बट इन तो कहने का मतलब है ये फिलहाल एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है। जनरली क्या होता है, कैसे होता है कि 31 जनवरी को प्रेसिडेंट की स्पीच होती है, मोशन ऑफ थैंक्स, ये बजट सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फरवरी को 1 फरवरी को प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है। ठीक है, बजट पास नहीं हुआ है, सिर्फ प्रेजेंट हुआ है, अभी स्पीच हुई है, डॉक्यूमेंट दोनों पार्ट ए पार्ट बी ऑफ द बजट सामने रख दिया, एस्टिमेटेड रिसीट, ठीक है, और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, दोनों चीज़ें सामने रख देनी है बजट मतलब पार्लियामेंट के। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब फिर उसके बाद 3-4 वीक का एडजर्नमेंट होता है। फर्स्ट वीक ऑफ एक छोटा सा जनरल डिस्कशन होता है, हर कोई बोलता है कि भाई बजट अच्छा नहीं है, बुरा है, जो कुछ भी है। ठीक है, एक बार ये छोटा सा डिस्कशन हो गया, ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं होता, खाली चिल्लाते हैं लोग और कुछ नहीं करते। ठीक है, फिर एक एडजर्नमेंट होता है 3 से 4 वीक का कि दोनों पार्टीज मतलब अपोजिशन और इन पावर, ठीक है, दो ही टाइप के लोग हैं, है ना, वो सब डिटेल में स्टडी करना है। जो इंडस्ट्री है वो अपनी स्टडी कर रही होती है, सब अपने जो मतलब तथ्य हैं और ये सब सरकार को देते हैं, अपोजिशन के लोगों को देते हैं कि भाई इन पॉइंट्स पे आप डिबेट कर लेना। अंदर फिर ये जब स्क्रूटनी और प्लस अंदर क्या चल रहा होता है, डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ की स्क्रूटनी चल रही होती है ना। एक शायद मैंने कभी ये एक बार कभी आपको क्वेश्चन बना कर दिया था जब आपकी पॉलिटी चल रही थी कि पार्लियामेंट इन सेशन इज पार्लियामेंट इन एग्जीबिशन एंड पार्लियामेंट इन कमिटी इज पार्लियामेंट एट वर्क। जो सामने वो चिल्ला रहे हैं वो खाली एग्जीबिशन है, कुछ नहीं है। असली पार्लियामेंट कहाँ काम कर रही होती है, वो अपनी कमेटियों में काम कर रही होती है ना। उनकी छोटी छोटी कमेटी बनती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड वगैरह वगैरह, वो डिपार्टमेंटल स्क्रूटनी कर रही होती हैं, मिनी पार्लियामेंट की तरह ही होती हैं। जिस प्रपोर्शन में लोग चुन कर आए हैं उसी प्रपोर्शन में 15-15, 20-20 लोग बैठ जाते हैं, है ना। और वहाँ डिटेल में फिर इस चीज़ पे वार्तालाप होती है, ठीक है, डिटेल में डिस्कशंस होती हैं। तो वो जो डिटेल में डिस्कशन होती हैं वो यहाँ पर हो रही होती हैं, तो पीछे ये काम चल रहा होता है। ठीक है, हमें तो ये दिख जाएगा कि भाई अब तो रिसेस हो गया, अब तो बजट चल नहीं रहा या पार्लियामेंट चल नहीं रही, पर अंदर असली मेहनत इसी समय हो रही होती है। ठीक है, फिर फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ मार्च के आसपास वापस रीअसेंबली होती है और फिर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। जो भी अंदर डिसीजंस हुए, ठीक है, कुछ चीज़ों पे तो अंदर ही पहले सहमति बन गई होगी, जहाँ पे सहमति नहीं बनी है कमेटियों में, फिर उस पर आगे फिर से तो में चलेगी पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, कुछ टाइम तक चलेगी, फिर क्या कहते हैं, वोट ऑन इंडिविजुअल ग्रांट होगा लास्ट वीक में, तकरीबन हफ्ता भर लगता है कि एक उस पर वोट ले लिया जाए। कभी कभी 2 दिन ही लगता है, कभी कभी दिन भर भी लगता है। ठीक है, सरकार का मन करे जब तक ग्रांट पास होनी है एक पे करवा दे, वरना वो क्या करेगी सरकार, सबको अप्रोप्रिएशन बिल में अपने आप क्लब कर दिया, पूरे को पास करा दिया, तुम्हारी सुननी नहीं। ठीक है, सिंपल ऐसा हो जाता है। तो क्या है कि वोट ऑन अप्रोप्रिएशन बिल होता है और फिर कुछ इस पर डिस्कशन इन राज्यसभा से होती है, उसका कोई मतलब होता नहीं, बस खत्म हो गया बिल, ये पास। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये सारा अप्रैल वगैरह चला गया, अब तो जुलाई में ही सीधे आया बजट, ये 3-4 महीने चलेंगे, हो जाएगा इस तरीके से, है ना। इंटरिम बजट में ये सब कुछ नहीं करा जाता, और सीधे ही वोट ऑन अकाउंट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें डिमांड फॉर ग्रांट ये सब, ठीक है। हाँ, 2 चीज़ें यहाँ, वोट ऑन क्रेडिट क्या है, वोट ऑन अकाउंट क्या है।
क्या वोट ऑन क्रेडिट क्या है? अब जो कि पिछले बजट के साथ हुआ था, जो इंटरिम बजट आया था, क्या हुआ था कि पूरी एक साथ पूरी चीज़ पास कराने की जगह लम सम पैसा दे दिया गया सरकार को, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि अगर ज़्यादा डिस्कशन टाइम नहीं है, जो उन्होंने बोला उसको पास कर दो, लम सम बजट। ठीक है, वो कर दिया जा सकता है, यही है। तो वोट ऑन क्रेडिट क्या है? इट इज़ ग्रांटेड टू मीट सम अनएक्सपेक्टेड डिमांड which due to their indefinite character cannot be stated in detail। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नहीं बता सकते कितना है। मान लो कोई नई स्कीम आई है ना, सरकार ने डिक्लेयर कर दी और सरकार ये कह रही है अभी इसका फॉर्मुलेशन हमने ठीक से नहीं करा है, अभी 2-3 महीने इस पर काम करना रहता है, एग्जैक्टली कितना ज़रूरत होगी हम बाद में बताएंगे, तब तक के लिए कुछ पैसा दे दो। ठीक है, तो क्या है, तो अभी नहीं स्टेट करी जा सकती डिटेल में, इनडेफिनेट कैरेक्टर की है। इट इज़ कंसिडर्ड अ ब्लैंक चेक गिवन टू द एग्जीक्यूटिव, है ना, इट कुड बी ए पार्ट ऑफ एन इंटरिम बजट। ठीक है, उन्होंने वोट ऑन क्रेडिट दे दिया और सारी स्कीम पे ही दे दिया, तो वो पूरा ही वोट ऑन क्रेडिट हो गया। ठीक है, फिर आता है वोट ऑन अकाउंट। इट इज ग्रांटेड व्हेन गवर्नमेंट रिक्वायर्स एन एडवांस सम फॉर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 2-3 महीने। अभी क्या है, बजट आ रहा है फरवरी में, कभी क्या होता था, अप्रैल में आता था बजट। अप्रैल में आने का मतलब है कि अब अप्रैल में तो फाइनेंशियल ईयर ही स्टार्ट हो गया, है ना, तो कहने का मतलब अप्रैल मई जून तक जाना है, पास होना है बजट, तब तक खर्चा कैसे होगा, है ना, तो 2-3 महीने का खर्चा ऐसे ही दे दिया जाए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, वोट ऑन अकाउंट। तो इट इज ग्रांटेड व्हेन गवर्नमेंट रिक्वायर्स एडवांस सम फॉर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 3-4 मान लो 2-3 महीने बिफोर द अप्रोप्रिएशन एक्ट इज पास बाय द पार्लियामेंट। फॉर एग्जांपल द डिमांड फॉर ग्रांट फॉर द अप्रोप्रिएशन एक्ट टेक अराउंड 2 मंथ। अरे ये वही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, है ना, मान लो 2 महीने लग रहे हैं और पहले से कर दिया सब। सरकार ने ये सबसे पहला काम करा था पावर में आने के बाद 2013-14 के बाद ही, क्या कि सबसे पहले जो बजट है उसका 1 तारीख से उठाकर 1 फरवरी कर दिया, 1 अप्रैल से उठाकर 1 फरवरी कर दिया गया, 2 महीने पहले, ताकि फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली स्टार्ट होने से पहले सब कुछ पास हो जाए। पुरानी सरकारें वैसा क्यों करती थी, वो देखती थी हमारे पास कितना पैसा आ गया, उसी हिसाब से बजट बनाते थे। अभी क्या है, हमारा डेटा कलेक्शन इतना अच्छा हो गया और अच्छा हम करते जा रहे हैं, हमें पता है क्या आ जाएगा, इसके लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो सेंटर के बजट पे स्टेट बहुत डिपेंडेंट है ना, सेंटर से काफ़ी पैसा स्टेट्स को जाता है। अगर यही डिले हो गए तो स्टेट के बजट उसके बाद बनना शुरू होते थे, है ना, पता लगा कि जब जिस साल का बजट आ रहा है वो आधा साल निकल ही गया पहले, है ना, तो इसलिए पहले कर लिया गया। ठीक है, तो बस यही है। अब हम सीधे आते हैं कि इस साल क्या करा गया, डिस्कशन। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा, डिटेल में पढ़ना हो पढ़ लेना, वरना अगर नहीं भी पढ़ना हो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पॉलिटी वाली किताब में सब कुछ है, इससे ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब सीधे इस बजट पर आते हैं, बजट क्या कह रहा है। यहाँ पे सबसे पहले सरकार ने अपनी तारीफ करी, क्या बोला कि डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमी रिमेनिंग अंडर ग्रिप ऑफ पॉलिसी अनसर्टेनिटी। पॉलिसी अनसर्टेनिटी क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया भर में रिसेशन। क्या आप श्योर हो रिसेशन चल रहा है? डेफिनेशन है रिसेशन की लगातार 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ। कुछ कंट्रीज में चल रहा है, कुछ कंट्रीज में चल रहा है, ठीक है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में नहीं है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन से उभरी है, कोविड के समय ऐसा हुआ था, ठीक है। अब लेकिन उसके बाद कोविड जैसे ही आया, क्या करा सरकारों ने, इसको उस समय कहा गया था बजूका शॉट छोड़े। बजूका जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? रॉकेट लॉन्चर, हैंड हेल्ड रॉकेट लॉन्चर, है ना। अब बजूका शॉट क्या है, वो बजूका जनरली मिसफायर करती है, ठीक है, लेकिन हमारा अब बजूका, लेकिन अच्छी बात क्या है, एकदम से यूं करके माउंट कर लो, सामने से मान लो अटैक हेलीकॉप्टर आया, एकदम से आ गया, तुम्हें नहीं पता, अब अपनी मिसाइल वगैरह रेडी करो, इससे बढ़िया बजूका रेडी करो, शॉट कर दो। अफगानिस्तान में बहुत हुआ था, ठीक है, ऐसे ही अफगान जीते हैं, यूएस से भी जीते हैं, रशिया से भी जीते थे, ठीक है। तो बजूका शॉट इसको क्यों कह रहे थे कि कोविड एकदम से ऐसा आ गया, मिसाइलें रेडी करने का टाइम ही नहीं मिला कि सरकारें स्ट्रक्चर्ड वे में खर्चा करती, ठीक है। उन्होंने सिंपली ये काम करा, पैसा प्रिंट करा, खर्चा करा, जहाँ कर सकते थे कर दिया, ताकि लोगों की जेब में पैसा जाए। कुछ नहीं है, ऐसे ही जेब में पैसा भर दिया। खाली इंडिया में नहीं है कि पीएम किसान योजना आई और किसानों को 6-6 हज़ार रुपये मिल गए, दुनिया भर में ऐसा, यूएस में और ज़्यादा हुआ, ठीक है। लेकिन ये बजूका मिसफायर से, ठीक है, उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ किस चीज़ को टारगेट करना, जहाँ उनका मन करा वहाँ उन्होंने शॉट छोड़ दिया। अब इसका हुआ क्या अंजाम, ये कि हद से ज़्यादा हो गई इन्फ्लेशन,
और इन्फ्लेशन क्या प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? ये पूरी इकोनॉमिक साइकिल को बिगाड़ देती है। कैसे? पहले होगी इन्फ्लेशन, चीज़ें हो जाएंगी महंगी, जब महंगी हो जाएंगी तो लोग खरीदेंगे नहीं, है ना। लोगों को सैलरी मिल रही होगी लेकिन उससे वो ज़्यादा सामान नहीं खरीद पा रहे होंगे। मतलब जब सामान नहीं बिकेगा तो इकोनॉमी अच्छा नहीं चलेगी, प्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पुराना माल नहीं बिक रहा है। जब पुराना माल नहीं बिक रहा है, नया बन नहीं रहा है, तो फिर लोग फिर नौकरियों से निकलेंगे, है ना, तब रिसेशन आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कि पहले बबल बना और फिर वो एकदम से बर्स्ट हो गया। हाँ, तो इसको करना क्या पड़ता है इसके लिए? हाँ, इंटरेस्ट रेट कम थी, यही था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दी। तो मैं जितना लोन लेना है लो, पैसा छाप के लोगों की जेब में डाल दिया कुल मिलाकर, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है? उससे हो गई है इन्फ्लेशन। ठीक है, और दुनिया भर में अब वो, ताकि ये बबल ना बन जाए और बबल बर्स्ट ना हो, क्योंकि बबल बहुत पेनफुल होता है। 2008 का समय ऐसा था जब दुनिया में बबल आया था आखिरी बार, कि इतनी नौकरियां गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि आगे इकोनॉमी चलेगी भी कि नहीं, है ना। आउट ऑफ द ब्लू ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ कि जो चीज़ लोगों को लगता था कि ये कभी, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लैंड सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं बचा। लोगों ने जो पुराने ले रखे थे लोन पे वो सब बिक गए, कंगाल हो गए लोग, है ना। तो ये नहीं चाहता कोई कि बबल बने और बर्स्ट हो जाए। तो लोग अब सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही हैं, लोगों की जेब से पैसा खींच रही हैं। तो उससे हो क्या रहा है? जब पैसा वो ईंधन है जिससे, वो फ्यूल है जिससे कि इकोनॉमी चलती है ना। इकोनॉमी कैसे चलती है? जब कोई कमाता है। कमाता कैसे है? जब पैसा एक्सचेंज होता है। जब एक्सचेंज होने के लिए पैसा ही नहीं है ना, तो इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी। और यही पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ हो रहा है। तो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी दुनिया की इकोनॉमी है वो पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़ में है। हमें नहीं पता कि आगे सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेंगे कि नहीं, ये जो हाई इंटरेस्ट रेट है यही मेंटेन करेंगे। अगर हाई इंटरेस्ट रेट रहे और बिजनेसेस के पास पैसा सूखता गया, है ना, तो भी हो सकता है कि रिसेशन आ जाए, है ना। तो ये पॉलिसी इंड्यूस्ड रिसेशन होगा, पर हमें नहीं पता क्या होगा। बात यह है कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, उसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यूज टू बी शाइनिंग एक्सेप्शन। इंडिया फिर भी ग्रो कर रहा है ना। हालांकि कितना ग्रो कर रहा है? 7-8%। ठीक है, 8% ग्रो करा, सरकार का एस्टिमेट है इस बार। एनीवे, इंडियाज इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू बी लो, स्टेबल एंड मूविंग टुवर्ड्स 4% टारगेट। अब यहाँ पे इन्होंने 4% टुवर्ड्स बोला है। इंडिया का एक्चुअल इन्फ्लेशन है 5.8% फिलहाल, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। ठीक है, हमें रखना कितना होता है? 2 to 6, है ना, 4 ± 2, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हम, जो हमारा टारगेट है 4 की तरफ हम आ रहे हैं। हो कितना गया था? 10% के आसपास तक पहुंच गया था जब कोविड आया था, है ना। जब एकदम से लोगों की जेब में पैसा डाल दिया था, लोग खर्च करने के लिए भागे, सारी चीज़ें महंगी हो गई, है ना। प्लस सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी थे। ठीक है, तो हम लगभग 4% के आसपास आ रहे हैं। और सरकार ये कह रही है उस इन्फ्लेशन को भी भूल जाओ, वो तो CPI इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? कोई आइडिया? फूड, फ्यूल और बाकी सारी चीज़ें, इसकी एक बास्केट बनाई, है ना। वो मान लो 2011 में 100 रुपये की थी। ठीक है, अब उसे कंपेयर करते हैं आज कितने की है। ठीक है, या पिछले साल कितने की थी। पिछले साल वो 100 रुपये वाली बास्केट मान लो 300 रुपये की हो गई थी, और इस साल वो 330 की हो गई। तो 10% इन्फ्लेशन है, सिंपल, है ना। बट ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस इन्फ्लेशन में, ये जो CPI इन्फ्लेशन है जिसको हम टारगेट करते हैं, इसकी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें फूड और फ्यूल आ रहा है। और फूड वेदर अनसर्टेनिटीज़ और इंटरनेशनल मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ पे डिपेंडेड होता है, और फ्यूल इंटरनेशनल मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ पे डिपेंड होता है। कभी भी सप्लाई चेन डिसरप्शन आ गई, यूक्रेन वॉर हो गया, तो जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है उसको क्यों कंसिडर करें। तो कभी कभी क्या होता है कि सरकारें कोर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं कि सारे सामान का इन्फ्लेशन, इसमें से फूड और फ्यूल निकाल दो। ठीक है, जब हम निकाल दें फूड और फ्यूल, वो होगा कोर इन्फ्लेशन, वो 3.1% है। ठीक है, ये सामान काफ़ी सस्ता है। तो सरकार क्या कह रही है कि दुनिया की इकोनॉमी तेज़ ग्रो नहीं कर रही है, हम ठीक ग्रो कर रहे हैं, हमारी इन्फ्लेशन ठीक है, और कौन इन्फ्लेशन पे है तो वो तो और ठीक है। सबसे ओपनिंग स्टेटमेंट पहले ये थी। आई बात समझ? तो वो आगे अब इंटरिम बजट में
जो पिछला था, उन्होंने 4 कास्ट बताई थी हमारे देश में, एक गरीब, एक महिला, युवा, अन्नदाता, फार्मर। ठीक है, इन 4 कास्ट के लिए उन्होंने बजट बनाया कुल मिला के। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वो कास्ट बेस्ड सेंसस पे बात चल रही थी, तो बजट में ही एक उन्होंने ये तुरा छोड़ दिया। ठीक है, चलो अब क्या है कि इस बार ये थीम बेस्ड बजट लेकर आए हैं, 9 प्रायोरिटीज़ हैं लिखी हैं। हाँ, तो हम धीरे धीरे देखेंगे क्या प्रायोरिटीज़ हैं और एक एक प्रायोरिटी करके हम चेक करेंगे। ठीक है, प्रोडक्टिविटी रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चर है, एक एम्प्लॉयमेंट स्केलिंग। या चलो पहले देख ही लेते हैं क्या है ना, एक एक करके देख ही लेते हैं, डिटेल में जाए क्यों ऐसे करें। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। ठीक है, सरकार क्या क्या कर रही है। टोटल बजट इस बार रखा है 1.52 लाख करोड़। ठीक है, हर एक का यहाँ जो स्पीच थी, स्पीच में हर एक का बजट उन्होंने नहीं बताया था। अभी जो बजट का एक्चुअल डॉक्यूमेंट आया उसमें से धीरे धीरे चीज़ें और निकल कर आएंगी। ठीक है, तो जिस जिसका बता दिया है उसका मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो इतना है। इसमें सरकार बार बार, और खाली उसी दिन नहीं, उसके 1-2, अभी तो 2-3 दिन हो गए बजट को आए हुए, हर रोज़ इस पे न्यूज़ बना रही है सरकार। ठीक है, पीआईबी में डेली इससे रिलेटेड कोई अपडेट आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप हमेशा यहाँ गांठ में मान देंगे क्या, कि सरकार क्या कर रही है, 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी इंट्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, एंड ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। ठीक है, तो 32 टाइप्स की क्रॉप है, उसमें 109 हाई यील्ड वैरायटीज, ठीक है, विल बी रिलीज फॉर कल्टीवेशन बाय फार्मर। अब इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप एडिशनल पॉइंट नोट कर सकते हैं, इसमें मैंने नहीं करा है। शायद कल की न्यूज़ थी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ नहीं ये तो ठीक है। न्यूज़ एक्चुअली ये थी कि पिछले तकरीबन 10 साल में ऐसी 2000 वैरायटीज़ एक्चुअली रिलीज़ हो चुकी हैं। हाँ, तो ये उससे ये समझ आ रहा था कि ये इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो मैं वो चीज़ देख रहा हूँ, वो कहाँ है। अच्छा हाँ, लिखो, इसमें एक चीज़ यहाँ नोट कर लो। फ्रॉम 2014-15 टू 2023-24 2593 2593 मतलब 2593 हाई यील्ड वैरायटीज ब्रैकेट में इंक्लूडिंग 2177, एग्जैक्ट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 2500 और 2100 आप दिमाग में रख लेना, है ना। 2177 क्लाइमेट रेसिलिएंट वैरायटीज वर रिलीज्ड। तो जैसे बजट आता है ऐसा होता है, 2-3 दिन बाद ना खुलासे होना शुरू होते हैं। नहीं, अभी रिलीज़ का मतलब ये हो गया, जैसे पूसा एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने वो करा, एक्सपेरिमेंट करा और उसके बाद वो मार्केट में निकाल दिया। और फिर पूसा के रिसर्च पे बेस कई सारी कंपनियां अपनी रिसर्च करती हैं, वो और ज़्यादा डेराइव्ड प्रोडक्ट निकालती हैं, है ना। क्या करती हैं, मतलब जैसे सीड के अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट कोई स्ट्रेन डाल दिया बैक्टीरिया का, तो पेस्ट जो है वो खाकर खुद ही मर जाए, पेस्टिसाइड अलग से डालने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ हाँ, अभी ये DMH पे अभी केस चला था 1-2 दिन पहले का, अगर आपने वो देखा हो करंट अफेयर मेरा। हाँ वही धारा, हाँ धारा मस्टर्ड ऐसा कर गया हाइब्रिड। ठीक है, तो वो वैरायटी क्या है कि उसमें ये एक्चुअली पास हो गया था, फिर केस गया सुप्रीम कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच थी, दोनों ने अलग डिसीजन दे दिया, स्प्लिट डिसीजन,
एक कह रहे हैं कि नहीं अलाउ रहने दो, एक कह रहे हैं कि नहीं अलाउ मत करो, ठीक है। और दोनों ही लेकिन कह रहे हैं कि सरकार के पास अभी कोई पॉलिसी नहीं है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि किसके बेसिस पे हम सभी को अलाउ कर दें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड मतलब रिलेशन में इंपॉर्टेंट है। कोई भी वैरायटी रिलीज होगा कि नहीं उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है बाकायदा, है ना। ये जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का होता है ना, एग्जैक्टली इसका वैसा होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC, आप 1000 बार इसको नाम सुनोगे इस कमेटी का। जब भी कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात होती है तो GEAC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर ही है ना, वो इसको पास करती है। हाँ, उनका टेस्टिंग GEAC का काम ही है। सबसे पहले जैसे वैक्सीन हैं, कई सारे फेज में डेवलप होती हैं। पहले छोटे एक सैंपल पॉपुलेशन पे ट्राई होगा, फिर बड़े सैंपल पे ट्राई होगा, फिर जनरली ट्राई होगा, है ना। वैसे ही है कि ये पहले छोटा अपने एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में करेंगे आइसोलेटेड फील्ड के अंदर, ताकि यहाँ से कोई मच्छर भी उठाकर ये सीड कहीं ना ले जाए। इसको हाँ रिमोट, ठीक है। तो ये कि एक बार ये हो गया कि उन्होंने मतलब पायलट प्रोजेक्ट वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। फिर GEAC ये देखती है कि अप्रेजल होता है ना, 4 स्टेप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। ये मैंने बंद कर दिया पानी, चलो ठीक है, हो गया, ठीक है, जान लो। 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होती है? स्क्रीनिंग, कि भाई इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल अप्रूवल की ज़रूरत है भी कि नहीं। फिर स्कोपिंग, मान लिया हमने कि इसको ज़रूरत है एनवायरमेंटल असेसमेंट की, है ना, तो स्कोपिंग करा जाएगा कि किस किस डायमेंशन में हम असेसमेंट करने की कोशिश करें। फिर पब्लिक कंसल्टेशन होती है ना, फिर फाइनल अप्रेजल होता है ना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी नाम ही है, अप्रेज करने के लिए, मतलब ये क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का हिस्सा है। तो वो सारी चीज़ें होती है उसमें, ठीक है ना। खैर एनीवे, तो ये चीज़ हुई है। तो इन्होंने इतनी ये वैरायटी इन्होंने रिलीज़ करी है। बट पहले जब जैसी न्यूज़ आई थी तब सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। 1-2 दिन बाद किसी ने ये खुलासा कर दिया, किसी रिपोर्टर ने, नहीं एक्चुअली क्या है कि 10 साल में इतना वो कर चुके हैं, तो अब इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं लग रही है देखने में, ठीक है। फिर इन द नेक्स्ट 2 years 1 करोड़ फार्मर अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू नेचुरल फार्मिंग सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है नेचुरल फार्मिंग की? यील्ड यूं नीचे जाती हैं। मतलब हम ये सोचेंगे कि भाई फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इसलिए बेकार हुई हैं क्योंकि हमने अब वहाँ के जो नेचुरल बैक्टीरिया उनको मार दिया। बट ऐसा नहीं है, खाली ये बात नहीं है। अगर इस तरह याद रखो ना, किसी ज़माने में तो हम पेस्टिसाइड के बिना ही सारा काम करते थे ना। उस ज़माने में क्या यील्ड थी? इसकी 1/3 रहा करते थे, है ना। जब नेचुरल स्ट्रेंथ भी थी सॉइल में तब भी कौन सी यील्ड बहुत अच्छी थी, है ना। तो क्या है कि हम जब केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो एब्जॉर्प्शन का जो रेट है उसको वाकई में हम आर्टिफिशियली बूस्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी इस चीज़ की कि इससे मतलब यील्ड काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगी और इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। अब क्या है कि अच्छी बात ये है नेचुरल ये जो क्रॉप्स हैं इनको चलो हम क्या है कि साइंटिफिक मेथड के थ्रू अच्छे मैन्योर बनाकर, है ना, मैन्योर का मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, फिर भी हम नेचुरली कर सकते हैं। यील्ड नेचुरली भी कुछ बढ़ाई जा सकती है पर उतनी नहीं आएगी जितने की इस तरह केमिकल फर्टिलाइज़र से आती है, कभी भी नहीं आएगी उतनी, है ना। तो क्या करना चाहिए? ये होना चाहिए कि इसकी कीमत अच्छी मिले फिर, है ना। अच्छी बात ये है कि लोग चाहते हैं कि केमिकल रहित खाना मिले और उसकी कीमत भी देने को तैयार है ना। कई लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र वाला खाना ना मिले। तो फिर इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? इसकी हमें ब्रांडिंग करनी पड़ेगी उस हिसाब से और सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा कि इसको सर्टिफाई कर दें कि भाई ये एकदम नेचुरल खाना है, ठीक है। इस टमाटर की कीमत 200 रुपये किलो होगी, लेना है लोग, है ना। आई बात समझ? तो ये है, तो वो काम कर रहे हैं। फिर
10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश। फिर हाँ, डीपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीआई इन एग्रीकल्चर फॉर कवरेज ऑफ फार्मर्स एंड देयर लैंड इन 3 years। अब डीपीआई होता क्या है? देखो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पता है क्या है? वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओपन टू ऑल है, हर कोई यूज कर सकता है। जैसे यूपीआई एक फैसिलिटी है, सारे बैंकिंग सिस्टम, हर बैंक ये इस फैसिलिटी को यूज कर रहा है इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर के लिए। ये एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, क्या है सिस्टम? क्या है ये मतलब एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ बैंक है, बस इतना ही तो है। ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, सिक्योर मैसेज, कि ये बैंक इस बैंक को बता दे कि हमारे इस अकाउंट से तुम्हारे इस अकाउंट में पैसा आया है, वेरीफाई कर लो, है ना। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ऐसा ही क्या करने की कोशिश कर रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में? सबसे तगड़ी चीज़, ये वही चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी अकबर के टाइम पे हुआ था, टोडरमल ने करा था। क्या करा था, कोई आइडिया? सिंपली उसने सर्वे करा था। ठीक है, सर्वे करके अपने इलाके के हर फील्ड के बारे में बता दिया था ये उग रहा है। और उससे हुआ क्या कि टैक्सेशन सिस्टम इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो गया कि मुगल एम्पायर 100 साल तक, अगले 100 साल तक टिक पाया। जैसे ही ये रेवेन्यू सिस्टम ब्रेक डाउन हुआ, मुगल एम्पायर खत्म हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली ये काम करना है। क्या कि हम ये करेंगे कि हर जगह पे हम तकरीबन 5 करोड़ फील्ड्स पे जाएंगे। ये सरकार का खुद का कहना है। अभी इसके बारे में डिटेल बहुत ज़्यादा आई नहीं है, लेकिन इस पर पहले से बात चल रही थी। हाँ, बटाई सिस्टम वगैरह वही सब मैं बता रहा हूँ, है ना। लेकिन उससे पहले दशाल सिस्टम था, 10 साल का एवरेज निकालते थे। ये एवरेज कहाँ से आता था? किसी ने डेटास बनाए थे, किसी ने टेबल्स बनाई थी, उन्होंने पेपर का अच्छा इस्तेमाल करा था, है ना। खाली कहानी और किस्से लिखने के लिए पेपर का इस्तेमाल नहीं हुआ था, है ना, बेहतर इस्तेमाल हुआ। तो अब क्या है कि अब हमारे पास और बेटर डेटा मैनेजमेंट आ गया ना। अब हम क्या कर सकते हैं इस डेटा? सोचो क्या कर सकते हैं हम। अभी क्या कर रहे हैं, हमारा एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की? एमएसपी दे रहे हैं हम, कुछ ही क्रॉप्स पे दे रहे हैं, बाकी क्रॉप्स पे हम प्रोक्योरमेंट भी ठीक से नहीं कर रहे। कुछ ही क्रॉप्स का डेटा है हमारे पास, हमें ये भी नहीं पता हमारा किसान उगा क्या रहा है। हजारों किस्म की क्रॉप होती है और हमें 3 क्रॉप पता है ना प्रॉब्लम। तो बेटर क्या है, हमें कैसे पता लगे, हम बेटर स्कीम कैसे आएगी? पहले तो सरकार यही पता कर ले कि उग क्या रहा है ना। तो हम हर इलाके में जाके हर फील्ड पे क्या उग रहा है, साल में कितनी बार वहाँ पे क्रॉप हो रही है, क्या क्या क्रॉप हो रही है, किस किस सीजन में हो रही है, हम इसको जियो टैगिंग के साथ मतलब पता लगा लेंगे। ठीक है, और ये डेटा लेने के बाद इसको ओपन कर देंगे। इससे होगा क्या, बिजनेसेस प्लान कर पाएंगे कि इस इलाके में वो रेयर क्रॉप हो रही है जो हमें चाहिए, हम जाकर वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं अपनी मंडी। कह रहे हैं वेलफेयर स्कीम देने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली इसके बेसिस पे हम स्कीम डिजाइन कर सकते हैं, पर स्कीम देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सरकार ने ये डेटा बना दिया, बिजनेसेस खुद जाएंगे सामान लेना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब ये देखो ना, यूपीआई के आने के बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या परिवर्तन आया। एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने खड़ा कर दिया अपने पैसे से, उसका इस्तेमाल और सबसे ज्यादा फायदा कौन ले रहा है? पेटीएम ले रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सरकार कह रही है हमें कोई मतलब नहीं इसका कौन फायदा ले रहा है। ठीक है, हम खाली डेटा कलेक्ट करेंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है, जिसको फायदा नहीं लेना ले ले। ठीक है, बढ़िया एकदम स्कीम। इसके बारे में कम लिखा गया है, न्यूज़ में भी कम कवर हो रहा है, लेकिन समझदार लोग ये जान रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है आगे 5-10 साल में। ठीक है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर फॉर अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस एंड ऑयल सीड, गवर्नमेंट विल स्टैंडर्ड देयर प्रोडक्शन, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड। ठीक है, ये अब कुछ ऐसी है जो हर बार बोली जाती है कि भाई हर बार बोलते हैं कि हम पल्सेस और ऑयल सीड के लिए कुछ करेंगे, अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। हाँ, एमएसपी है, बट क्या कि हर बार ऑयल सीड वाले किसानों का नाम ले लेना ज़रूरी होता है बजट में, तो उन्होंने ले लिया एक बार। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खरीफ यूजिंग डीपीआई टू बी टेकन अप इन 400 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट नोट कर लो, फिर बेटर रहेगा। ठीक है, डीपीआई में कर क्या रहे हैं? ठीक है, तो 400 डिस्ट्रिक्ट में अभी खरीफ का सर्वे है।
और मतलब जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो सरकार का हमें पता है, वो एक्चुअली हर क्रॉप का हर सर्वे कवर करना चाह रहे हैं, सारे सीजन, सारी ज्योग्राफीज और सारी क्रॉप, सब कुछ कवर करना चाह रही है सरकार इन द लॉन्ग रन। ठीक है, फिर आगे इशुएंस ऑफ जन समर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड टू बी इनेबल्ड इन 5 स्टेट्स। ठीक है, अब क्या है कि ये उसी तरीके से केसीसीज होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड नॉर्मल है ना, ये उसी टाइप के बस किसान क्रेडिट कार्ड रहेंगे। इस पे कुछ था मेरे को जितना याद आ रहा है किसान क्रेडिट कार्ड पे। अच्छा, इसमें एक डेटा है हमारे पास, अभी तक 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड इशू करे जा चुके हैं, 7.5 करोड़ केसीसीज। ठीक है, और अभी तक हैं, नोट कर लो। और टोटल जो इसकी क्रेडिट लिमिट है फिलहाल 9.4 करोड़ रुपीज़ है। हाँ, टोटल लिमिट है ये, इतना क्रेडिट पे रह सकते हैं किसान, है ना। क्रेडिट कार्ड किस तरह चलता है, आपकी एक क्रेडिट लिमिट होती है, इतना तक आप मैक्सिमम क्रेडिट ले सकते हैं बिना किसी कोलेटरल के। हैं? अरे एक किसान नहीं यार, इतना लाख करोड़ है, ये टोटल लिमिट है। हाँ, बट 9.4 लाख करोड़ अच्छी खासी लिमिट है ना, टोटल लिमिट्स, मतलब कहने का मतलब पोटेंशियली इतना लोन डिसबर्स करा जा सकता है इस मैकेनिज्म के थ्रू। एक इंडिविजुअल को कितना आएगा सर एक साल का? आई थिंक 1 लाख रुपए, 1.5-2 लाख रुपए ऐसा कुछ। हाँ, इंटरेस्ट फ्री नहीं होता इसमें कुछ, ऑल्दो इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो होता है क्योंकि सरकार काफ़ी ना 50,000 हाँ ऐसे कुछ होता है, 50,000 की लिमिट टाइप कुछ होता है। हाँ, ये भी ऑब्वियसली वेव हो जाता है बाद में, पर अच्छी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड एक अच्छा तरीका है लोन दे देने का किसानों को। अभी इंडिया में लगभग 25% लोन है जो अभी भी साहूकारों से आ रहा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है। आज़ादी के समय 90% के आसपास था, है ना, हम बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन फिर भी 25% लोग इनफॉर्मली ले रहे हैं, वो बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड नहीं। और ज़्यादातर ये लोग कौन से होंगे, ये सभी के सब वो होंगे जो कि गरीब होंगे, है ना। ज़्यादातर लोग जो किसान वाला लोन ले रहे हैं एक्चुअली वो किसी और धंधे के लिए लोन ले रहे हैं, अपने आप को किसान दिखाकर, है ना। एक्चुअल लोन तो काफ़ी कम बट पाता है। तो ये चीज़ है, इसको मैं आपके नोट्स में भी डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सी है, जनसमर्थ। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कर लो कि अब क्या होगा, ये केसीसीज विल बी एक्सटेंडेड टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इस बार ये एक चीज़ आई है, एन इंक्रीज लिमिट ऑफ क्रेडिट कोलेटरल फ्री लोन्स, इंक्रीज लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री लोन्स। ठीक है, फिर एक है ये श्रिम्प वाली चीज़ जो आई है। ठीक है, श्रिम्प क्या, ब्रॉड स्टॉक्स, अच्छा ब्रूड स्टॉक्स, हाँ ठीक है, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर श्रिम्प ब्रूड स्टॉक्स, ये एक बार नोट कर लो। और इससे रिलेटेड एक डेटा है, ये 1-2 दिन बाद आया है हमारे पास। देखो, इंडिया एक्सपोर्ट्स अबाउट 40,000 करोड़ वर्थ ऑफ श्रिम्प स्टॉक। हम खाली श्रिम्प 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। पहली बार इसके लिए फिर सरकार सोच रही है स्कीम ले आते हैं। जब हैं बाहर बहुत खाते हैं, मतलब हद से ज़्यादा खा रहे हैं अपने पास। अच्छा, इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, आप बोल रहे हो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, एनीवे, तो 40,000 करोड़ ये डेटा लिख लिया आपने। फिर नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ये फास्ट ट्रैक रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट प्रायोरिटी है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर पैकेज आया है इस बार, ठीक है, उसमें 3 मेजर स्कीम है ईपीएफओ से रिलेटेड, ठीक है, इसको हम नोट करते हैं। 3 स्कीम है। सबसे पहली है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 1 मंथ सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट्स अप टू 15,000 रुपये टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज। ये क्या ठीक दिख रहा है आपको? ये कुछ ज़्यादा ही पिक्सेलेटेड ज़्यादा ही है। क्या नीचे लिखी हुई है स्कीम? नहीं लिखी हुई है। चलो ऐसे ही मैं वैसे बता देता हूँ, चलो अभी के लिए ऐसे ही रखो। देखो क्या है कि ये 3 स्कीम है। इसमें जो सबसे पहली स्कीम है, इसमें कोई भी व्यक्ति अप टू 15,000, मतलब आपने कोई मतलब जॉब पाई है, और ये तीनों स्कीम ना एक्चुअली ईपीएफओ से रिलेटेड है। मतलब ईपीएफओ क्या होता है कि जिस कंपनी में 10 से ज़्यादा परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना, उन कंपनीज को करना क्या होता है, एक प्रोविडेंट फंड बनाना होता है। होता क्या है कि जो भी व्यक्ति को सैलरी दी जा रही है, मान लो किसी को 30,000 रुपये महीने की सैलरी दी जा रही है, तनख्वाह दी जा रही है, ठीक है, अब इसमें 12% काट कर सैलरी दी जाएगी उस व्यक्ति को, है ना। मतलब 30,000 की सैलरी थी, उसका 12% काट लो, कुछ कितना आएगा, 3,3200-3300 रुपये कुछ आएगा, ठीक है, इतना काट लिया जाएगा। और इतना ही पैसा वो जो एम्प्लॉयर है खुद अपनी जेब से लगाएगा, ठीक है, 3200 6400 हो गए, और ये सब उठा के एक प्रोविडेंट फंड में डाल देगा, ठीक है। ये कब मिलेगा? जब रिटायरमेंट वगैरह होगा या कुछ होगा, है ना, उस समय मिल जाएगा। इसमें कुछ वो हैं प्रोविजंस, और इस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा इस फंड पे, है ना, अच्छा खासा इंटरेस्ट आता है, पता नहीं 8-10% कुछ आता है, सरकार दे रही है इंटरेस्ट, है ना। मतलब ये 3 लोग एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो एम्प्लॉय खुद अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है, एक एम्प्लॉयर उस फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है, और एक सरकार इसमें इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। तो अब क्या है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होती है इस पूरी स्कीम की, ये कंप्लायंस बर्डन क्रिएट करती है एम्प्लॉयर के ऊपर, कि तो कॉस्ट टू द कंपनी है वो ज़्यादा हो जाता है ना, कि क्या हो गया नेट, मतलब उसने सैलरी भी दी, अब वो एम्प्लॉय को मिली कि नहीं, प्रोविडेंट फंड में गई, उसने तो दे दी, है ना, प्लस उसे 12% और देना पड़ा, है ना। तो ये क्या है, कॉस्ट टू कंपनी ज़्यादा हो जाता है। तो अब क्या है कि इस चीज़ के लिए क्योंकि कॉस्ट टू कंपनी ज़्यादा है, तो जनरली कंपनियाँ क्या करती हैं, वो नए एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करना चाहती हैं, है ना। तो ये सारी लिमिटेशंस को हटाने के लिए मिलनी है 3 स्कीम आई है, और खुद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बड़ा बर्डन महसूस होता है ना, कि हमारा 12% अभी कट रहा है, राइट। तो खैर एनीवे, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा 1 मंथ सैलरी का इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000 रुपये टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड इन ईपीएफओ। उनका 12% कट रहा है ना। वो कह रहे हैं कि भाई पहले महीने में, लेकिन पहले मंथ की जो तुम्हारी सैलरी है ना, सरकार पूरे मंथ की सैलरी और दे देगी, है ना। मान लो 15,000 पे ही बंदा एम्प्लॉयड था, 15,000 रुपये महीने का ही बंदा था, उसे वहाँ से तो मिली गई सैलरी, ठीक है, 15,000 रुपये और आएगा उसके पास सरकार की तरफ से, और 3 इंस्टॉलमेंट में आएगा, ठीक है। हाँ, सिर्फ 15,000 तक। इसमें एक चीज़ और नहीं लिखी है, ये सिर्फ उनके लिए लागू है जिनको कि 1 लाख रुपये से कम की सैलरी मिल रही है ना। अगर कोई 1 लाख रुपये से ऊपर की सैलरी में पहली बार में गया है ना, तो उसके ऊपर ये स्कीम लागू नहीं होगी, ठीक है। वो एक नुआंस है, वो अलग से न्यूज़ में आया था, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और अगली स्कीम हर किसी के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए उन्होंने अलग से क्या बोला है, इंसेंटिव टू बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर एज पर देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन इन फर्स्ट 4 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 12% एम्प्लॉयर को देना पड़ता है, 12% एम्प्लॉय को देना पड़ता है। सरकार कह रही है दोनों को कुछ नहीं देना, 4 साल तक हम देंगे पूरा, सिर्फ 4 साल तक। 4 साल क्यों? परमानेंट ग्रेट्युटी बेनिफिट हो जाता है। नहीं, परमानेंट तो 5-6 महीने के बाद ही हो जाता है, ठीक है। वेजेस एक्ट वगैरह में दिया हुआ है 6 महीने का प्रोबेशन वगैरह हो सकता है कुछ, हाँ। अब ग्रेट्युटी में ये हो जाता है कि उसने, बंदे ने अपनी जवानी दे दी आपकी कंपनी को, जब अब वो छोड़कर जाएगा तो इसे एक ग्रेट्युटी पैकेज और मिलेगा, 2-3 लाख रुपए जो भी मिल रहा है उसे एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि फिर हटाते नहीं आसानी से। वो कह रहे हैं कि भाई ग्रेट्युटी मिलने तक तुम उसको एम्प्लॉय करके रखो, 12% हम दे रहे हैं, छोड़ो, ठीक है। हाँ,
और इसके ऊपर क्या भी हाँ, कैप भी नहीं है। अब इस स्कीम की ना बहुत ज़्यादा डिटेल अभी आई नहीं है, जैसे इसकी लिमिट तो साफ साफ आ गई है, इसकी लिमिट अभी पता नहीं लगी है, बट अभी तक तो देखने में बड़ी ल्यूक्रेटिव लग रही है स्कीम, है ना। तो अब तो इनकी टेंशन ही खत्म हो गई, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग हैं वो नए नए लोगों को तो एम्प्लॉय करेंगे ढंग से, ठीक है। वो बात अलग है कि यहाँ पे बर्डन कुछ आएगा 4 साल बाद उनके ऊपर, 12% का भी बर्डन आएगा, और किसी को निकालना पड़ा तो उसका भी अलग है। 4 साल तक तो प्रॉफिट हाँ, 4 साल तक तो है, ठीक है। तो चलो, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स क्या है। अब ये तो खाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, ये हर सेक्टर के लिए क्या, रिम्बर्समेंट टू एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 रुपये पर मंथ फॉर 2 years टूवर्ड्स देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। कोई भी आप एडिशनल एम्प्लॉय रख रहे हो, है ना, तो आपको 3,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगा 2 साल तक। यहाँ पे ग्रेट्युटी वाले लिमिट तक नहीं है, 4 साल तक, ठीक है। तो ये स्कीम है, तो 3 स्कीम है जो कि डिज़ाइन इस तरीके से हैं कि लोग इंसेंटिवाइज हो और लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए, है ना। तो ये मतलब अच्छी स्कीम मानी जा रही है, ठीक है। इसके अलावा एक 4th स्कीम है, ठीक है, ये इसको ना प्राइम मिनिस्टर पैकेज बोला गया है इस चीज़ को, ठीक है। तो इसी तरीके से आप नोट करना है इसको। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर पैकेज में ही उन्होंने इसको 5th स्कीम बनाकर पोर्ट्रे करा है, 4th स्कीम, ठीक है। और एक और 5th स्कीम है, वो आगे हम देखेंगे कि स्किलिंग प्रोग्राम है एंड अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कि 1,000 ITIs टू बी अपग्रेडेड इन हब एंड स्पोक अरेंजमेंट इन 5 year। हब एंड स्पोक अरेंजमेंट मतलब कि वही सारे, मतलब हब एंड स्पोक होता है ना, एक व्हील बनाने के लिए हब की ज़रूरत होती है और फिर स्पोक होता है ना। तो एक सेंटर और साइड में ये, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है कि मतलब ये कुछ बेनिफिट देंगे और फिर वो कुछ आगे बेनिफिट पास ऑन होगा, उस तरीके से कुछ है, ठीक है। तो ऐसे 1,000 ITI अपग्रेड करे जाएंगे धीरे धीरे, मतलब ऊपर से कुछ करेंगे और फिर धीरे धीरे वो खुद से अपने आप को कुछ अपग्रेड करना शुरू करेंगे इस अरेंजमेंट में। अपग्रेड का मतलब क्या, ITI आपको पता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना। अब क्या है कि वो पुराने टाइप की स्किलिंग की मतलब स्किलिंग कर रहे हैं, है ना, और नई इकॉनमी को नई टाइप की स्किलिंग की ज़रूरत है, वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो ये ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को अपग्रेड करे और नई टाइप की स्किलिंग पॉसिबल हो पाए, ठीक है। और फिर फोकस ऑन आउटकम एंड क्वालिटी, ये सब ठीक है, ठीक है। इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज, 1 करोड़ यूथ टू बी स्किल्ड इन इंडिया टॉप कंपनीज, 12 मंथ प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप विद मंथली एडवांस अलाउंस ऑफ 5,000 रुपये, ठीक है। तो 12 मंथ की प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप, ठीक है, इसका मेरे को आइडिया नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, आगे चलते हैं। तो 4th स्कीम ये है हमारी, ITI में ये करेंगे। और 5th स्कीम क्या है, ऑफर्स इंटर्नशिप टू 1 करोड़ यूथ। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर पैकेज का ही ये 5th स्कीम है, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अलाउंस ऑफ 5,000 रुपये पर मंथ। अब इसकी भी डिटेल हमारे पास आई नहीं है एक्चुअली, है ना, कि किस तरीके से वो 1 करोड़ यूथ को किन कंपनीज में भेजा जाएगा, ठीक है। तो खैर जब आएगी तब देखेंगे। इसके अलावा कुछ अदर स्कीम्स, मॉडल स्किल लोन स्कीम विल बी रिवाइज टू फैसिलिटेट लोन अप टू, ये 2nd स्कीम नहीं है, 7.5 लाख विद अ गारंटी फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोमोटेड फंड। देखो है क्या कि ये ना ऑलमोस्ट उस टाइप की स्कीम है जैसे एजुकेशन लोन लेते हैं ना लोग, है ना, 2-2.5 लाख का इस टाइप का मिल जाता है। पहले क्या था कि नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क ऐसे करके है ना, NSQF करके। तो NSQF फ्रेमवर्क क्या होता है कि एकदम ऐसा होता है जैसे CBSE का फ्रेमवर्क होता है ना, कि इकोनॉमी का जो या इकोनॉमिक्स का जो वो है, मतलब एक सब्जेक्ट है ना, और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट का ये फ्रेमवर्क होना चाहिए, है ना। उस फ्रेमवर्क के हिसाब से किताबें डिज़ाइन होती हैं, NCERT अपनी किताबें डिज़ाइन करती है और फिर CBSE उस हिसाब से एग्ज़ाम लेती है। तो कहने का मतलब है करिकुलम डिज़ाइन करने का काम CBSE के हाथ में एकेडमिक सब्जेक्ट्स का, ऐसे ही NSQF के हाथ में जो स्किल से रिलेटेड करिकुलम है उसको डिज़ाइन करने का काम है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो भी NSQF के अंडर जो भी इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड थे, वहाँ पे अगर कोई अपने आप को स्किल करने जा रहा है ना, और उसके पास पैसा नहीं है वो ट्रेनिंग लेने के लिए, तो सरकार क्या है लोन देती थी, बट उसकी लिमिट ऐसी कुछ थी 2-2.5 लाख की, उससे ज़्यादा की लोन नहीं मिलती थी। तो सरकार ने करा क्या है कि NSQF के अंदर और कोई लोन ले रहा है तो उसको 7.5 लाख की लिमिट कर दी गई है, ठीक है। इसका मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, नुआंस यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, NSQF
कल 26 थी ना? हाँ, ये लिखो कवरेज, स्कीम का कवरेज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। That it will cover even those courses, even those skill development courses which are not aligned with NSQF, National Skill Qualification Framework, National Skill Qualification Framework, provided they are listed on Skill India Digital Hub platform. Skill India Digital Hub platform. ठीक है, ये कल वाले करंट अफेयर में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आए थे, ठीक है, वहाँ से हम लिख रहे हैं। इनमें से कुछ स्कीम्स के, जैसे ये है ना, इसके अभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स आए नहीं हैं, वो धीरे धीरे सरकार क्लैरिफाई करेगी, जैसे डिटेल आएगी तो जब आएगी उसका तब के करंट अफेयर के साथ कर लेंगे, है ना। हम बजट कर ही इसलिए रहे हैं अभी क्योंकि पूरे हफ्ते सिर्फ बजट के ही क्लैरिफिकेशन आते रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़, ऐसा कर क्यों रहे हैं, पुरानी जो लिमिट थी वो कम थी, 1.5 लाख रुपए की लिमिट थी, ठीक है, लिख लो यहाँ पे, प्रीवियस लिमिट 1.5 लाख रुपीस लोन की लिमिट थी, ठीक है। और उसके नीचे लिखो चैलेंज, इस 1.5 लाख की लिमिट का चैलेंज क्या था, चैलेंज। और खाली ये चैलेंज नहीं था कि 1.5 लाख की लिमिट थी, एक चैलेंज ये भी था कि NSQF फ्रेमवर्क में जो व्यक्ति ट्रेन होगा खाली उसको मिलेगा, है ना। ये तो बड़ा चैलेंज है। हम NSQF, अब जैसे CBSE है, वो अपने कोर्स को अपडेट करने में पीछे रह जाता है, इतनी सारी चीज़ें दुनिया नई डेवलप कर लेती है और CBSE का सिलेबस ही डेवलप नहीं होता है ठीक से। ऐसे ही NSQF के साथ है, पुरानी स्किल्स हमें सिखा रहे हैं, उसमें मेजर स्किल्स कौन सी है, कारपेंट्री है, वेल्डिंग है, ये सब है ना। दुनिया आगे है, काफ़ी आगे। NSQF ने रिसेंट टाइम में बहुत डेवलप करा है अपने आप को, लेकिन फिर भी वो कभी भी अप टू डेट नहीं रह सकती, है ना। तो क्या है कि इन्होंने क्या इसलिए ये करा है कि अभी NSQF की जगह ये स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म में कोई भी स्किल लिस्टेड है, वो चाहे NSQF फ्रेमवर्क में आ रही है नहीं आ रही है, व्यक्ति लोन ले सकता है। पुराना तरीका ये था NSQF में लिस्टेड होनी ही चाहिए वो स्किल, तभी ले सकता है। उससे हुआ क्या कि जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तब से सिर्फ 115 करोड़ के लोन देते, खाली इतने बड़े देश में, ठीक है, 100 करोड़ लोगों के देश में खाली स्किल के लिए 10,000 लोगों ने लोन लिए थे, पूरे इंडिया के सारे बैंकों में मिला के, ठीक है। ये तो हाँ, कोशिश यही है कि सारे स्किल कवर हो जाएं, है ना। AI वगैरह जो कुछ आ रहा है ये सारे स्किल हों, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं जहाँ पे लोगों को स्किल की इतनी ज़रूरत है वहाँ पे सिर्फ 10,000 लोन बांटे गए, ये तो अटर फेलियर था। और इसलिए ऐसा है कि इसको अब रिवाइज कर दिया गया स्कीम को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर अगला है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर लोन्स अप टू 10 लाख रुपए फॉर हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। कोई अगर बंदा IIT NIT वगैरह जा रहा है, अब क्या है कि उसकी भी फीस बढ़ गई है ना, तो एजुकेशन लेना है आप 10 लाख का लोन ले सकते हैं। ये लगभग पुरानी ही चीज़ है। अच्छा हाँ, इसमें यहाँ लिखा हुआ बेनिफिशरीज होंगे यूथ हु हैव नॉट बीन एलिजिबल फॉर एनी बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी। इससे पहले कोई भी किस्म का और बेनिफिट सरकार से नहीं लिया है तो आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और इसके लिए E-वाउचर्स इशू करे जाएंगे, विल बी गिवन डायरेक्टली टू 1 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर फॉर एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन 3% ऑफ द लोन अमाउंट, ठीक है। उनको कुछ मतलब जितने का भी उन्होंने लोन लेना है ले लें,
किसी भी बैंक से लेना है, किसी भी इंटरेस्ट रेट से लेना है, बैंक को रिम्बर्स करने की जगह वाउचर मिलेंगे, ठीक है। एक चेक आएगा, ठीक है, कि इतना परसेंट तुम्हारा लोन, इतना परसेंट तुम्हारा इंटरेस्ट कम कर दिया गया। मान लो एजुकेशन लोन गया है, PSL लैंडिंग में जाता है, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, है ना। तो होता ये है कि वैसे ही इंटरेस्ट रेट लो होता है, मान लो 8-9% आ रहा है, उसमें भी 3% का वाउचर जेब में आ जाएगा, है ना। तो नेट जो इंटरेस्ट रेट है वो और लो आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। सेटिंग अप ऑफ वन वर्किंग हॉस्टल, ठीक है, ये कुछ चीज़ है, ये आप डॉक्यूमेंट में ले लेना, ठीक। ये चीज़ आ गई है, ये चीज़ आ गई है। फिर एक बस ये है, सेटिंग अप ऑफ वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल क्रचेस इन कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट प्रायोरिटी सेक्टर पर जाते हैं, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसमें सरकार ने ये इन स्कीम्स का बस नाम ले लिया था कि ये स्कीम्स अच्छी चल रही हैं, ठीक है। जब नाम ले लिया था, रिवीजन का बेहतर समय होगा ये, ठीक है। PM विश्वकर्मा स्कीम पिछले साल आई थी, आप लोग कर रहे थे पिछले साल, ये क्या कहते हैं करंट अफेयर, तो पता होना चाहिए, रिवाइज कर लो क्या है। वो आर्टिशंस जो कि क्राफ्टमैन है, वेरियस सेक्टर में, टेक्सटाइल, लेदर, मेटल, जो भी है, अलग अलग किस्म के आर्टिशन हैं और OBC कैटेगरी के हैं, है ना, उन सबको स्किल ट्रेनिंग वगैरह मिलेगा। और इसके अलावा स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंट, मार्केट लिंकेज, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी और ये सब एम्पावरमेंट वगैरह, हाँ सर्टिफाई कर रहे हैं, है ना, सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा। और प्लस बड़ी चीज़ है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। लोग क्या है तब तक किसी स्किल का हिस्सा नहीं, मतलब किसी स्कीम का हिस्सा नहीं बनते जब तक उनको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि डिग्रियां तो वैसे भी चल रही हैं मार्केट में, है ना, तो कागज़ के लिए नहीं आता कोई। नेक्स्ट है स्वनिधि स्कीम, ये कोविड के टाइम पर आई थी, ठीक है। तो क्या कि एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, 30-40 हज़ार का लोन, उस टाइप का कुछ मिल जाए, ठीक है। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। कुल मिलाकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, खाली आई उस समय थी, लेकिन इसको आगे कंटिन्यू कर दिया गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स ले पाएँ और लोन, ठीक है। स्वनिधि एक स्कीम है। फिर नेशनल लाइवलीहुड मिशन है, ये ना स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना एक थी पुरानी 1999 की, है ना, कि रूरल इलाकों में लाइवलीहुड के लिए अगर किसी को लोन चाहिए उसके लिए, ठीक है, उसको सरकार ने रीनेम करके नेशनल लाइवलीहुड मिशन बना दिया था, ठीक है। छोटी स्कीम है एक। और फिर स्टैंड अप इंडिया, ये SC/ST कैटेगरी के लिए, स्टार्टअप इंडिया के साथ ही आई थी, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया उस समय आया था, तो क्या था, स्टार्टअप इंडिया सबके लिए था और स्टैंड अप इंडिया उसमें भी SC/ST कैटेगरी के लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट अगर देना हो उस चीज़ के लिए था, ठीक है। तो ये था स्टैंड अप इंडिया। तो एटलीस्ट 1 SC/ST बोरोअर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप ऑफ ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, तो ये इतना रुपए देना था उन्हें, ठीक है, बैंक लोन डिसबर्स करना था इस काम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस बार क्या हुआ है, ये तो चलो पुराना था, सरकार ने अपनी वाहवाही करी कि हमारी ये स्कीम्स बहुत अच्छी चल रही हैं। अब इस बार क्या स्कीम ला रहे हैं, एक तो है पूर्वोदय, क्या इट इज़ अ प्लान फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न रीजन में क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन को छोड़कर, यानी कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश को इस बार कई स्कीमों में कवर करा गया है क्योंकि अब सरकार डिपेंडेड है आंध्र प्रदेश पे चलने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर दिस विल कवर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वगैरह, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ आया नहीं कि कैसे करेंगे सरकार, लेकिन उन्होंने कर दिया कि पूर्वोदय स्कीम है, ठीक है, पूर्व को उदय करना है। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, और इसमें ये बोला गया है सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल फैमिलीज। अब सैचुरेशन कवरेज का मतलब क्या है कि सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, टॉयलेट प्रोवाइड करना, घर प्रोवाइड करना, ठीक है, लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है, क्या स्ट्रिंगर, अच्छा हाँ, उज्ज्वला योजना वगैरह ये सब, है ना। तो जितने भी ये होस्ट ऑफ स्कीम्स हैं वो सारे एज अ पैकेज कहीं पे पहुंचा दी जाए, है ना। तो वो क्या है, सैचुरेशन कवरेज होगा, ठीक है। तो एमिंग टू इम्प्रूव सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, गवर्नमेंट बाय अडॉप्टिंग सैचुरेशन कवरेज फॉर ट्राइबल फैमिलीज इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस। सिर्फ ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस 63,000 विलेजेस उन्होंने सेलेक्ट करे हैं और टोटल इससे 5 करोड़ ट्राइबल फैमिलीज को फायदा मिलेगा, ठीक है। तो सॉरी, फैमिलीज ने पीपल को, 1 करोड़ फैमिली को, हम ऑन एन एवरेज इंडिया में मानते हैं 5 लोगों की एक फैमिली होती है, ठीक है। और किस हिसाब से मानते हैं, वो राशन कार्ड किस तरीके से बनते हैं उस हिसाब से हमने ये देखा है, एवरेज सरकार ने ये देखा हुआ है कि 5 लोगों की ऑन एन एवरेज फैमिली होती है, ठीक है।
तो अच्छा, मोर देन 100 ब्रांचेस ऑफ पोस्ट इंडिया पेमेंट बैंक विल बी सेटअप इन नॉर्थ ईस्ट रीजन टू एक्सपेंड बैंकिंग सर्विस, ठीक है। टोटल बजट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लिए 2.66 करोड़ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और कुछ है यहाँ पे 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटिंग वुमेन एंड गर्ल, ठीक है। ये सब को छोड़ दो, ये पुरानी स्कीम्स हैं, उसी में टोटल कितना आ रहा है ये सब है। यहाँ कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सपोर्ट फॉर एमएसएमई के लिए क्या है कि फाइनेंशियल सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी स्कीम। अब गारंटी स्कीम क्या होता है? कोई भी गारंटी स्कीम, सरकार कई किस्म की गारंटी स्कीम चलाती है। कोई आइडिया क्या चीज़ होती है गारंटी स्कीम? कि अगर लोन फेल हो जाए तो बैंकों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार गारंटी देती है, सरकार गारंटियर बन जाती है। उससे होता ही है कि इससे फ़ायदा क्या होगा, सोचो। नहीं, जो लोग लोन दे रहे हैं उनके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, यानी कि बैंक्स के ऊपर नहीं आएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा? हाँ, उनको डर नहीं लगेगा लोन देते हुए, ताकि लोग मतलब लोन दें, मतलब ये जो बैंक्स हैं वो लोन दें, उसके लिए स्कीम है। तो गारंटी कवर अप टू 100 करोड़ रुपए, ठीक है, वाइल द लोन अमाउंट मे बी लार्जर, ऑब्वियसली, है ना। एनपीए कितना परसेंट होता है देश में? अभी मान लो 2-3% चल रहा है ना। 2% अगर फेल हो रहा है तो टोटल लोन कितने का हो गया? मान लो 2% 100 करोड़ बैठ रहा है, टोटल लोन कितना हो गया फिर? 50,000 करोड़, है ना। तो 50,000 करोड़ का आप लोन दें, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हो बैंक में कि वो 50,000 करोड़ का लोन दे दें। अगर आपकी कुछ फेल भी होती हैं, मान लो 2% फेल हो गई, तो सरकार दे देगी 100 करोड़ रुपये, समझ रहे हैं आप। तो ये क्रेडिट, ये सेल्फ फाइनेंसिंग क्रेडिट गारंटी है। फिर नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक विल बिल्ड देयर इन हाउस कैपेबिलिटी टू एक्सेस एमएसएमईज फॉर क्रेडिट। अभी क्या होता है, देखो ये इन हाउस की बात क्यों आ रही है, हमने ये देखा है कि कई सारे बैंक स्पेशलाइज करते हैं एमएसएमईज में, ठीक है। जैसे साउथ का एक बैंक है करूर वैश्य बैंक। करूर एक पुराना शहर है, मतलब तमिल टाइप का, ठीक है। आई थिंक कैपिटल भी रही थी वो चेरास की, ठीक है। बट एनीवे, अभी क्या है, सिल्क का बहुत बड़ा सेंटर है। वो बैंक बना ही इस वजह से क्योंकि वो सिल्क के जो व्यापारी थे उनको लोन देता था, और उससे फिर वो बड़ा बन गया। ऐसे ही बंधन बैंक है, वो कोलकाता में सेम काम करता था, ठीक है। स्पेशलाइज कर जाते हैं बैंक अलग अलग चीज़ों में, है ना। अब ये क्या है कि ये जो स्पेशलाइज करते हैं, ये क्या है, इनकी स्पेशलिटी है ना, इनके पास कैपेबिलिटी है एमएसएमईज को एक्सेस करने की। वो उस धंधे को बेहतर समझते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को बेहतर समझते हैं। उन लोगों के पास बैंक के ऑफिसर्स जाते हैं, लोन देते हैं, टाइम पे ले लेते हैं। उनको समझ आता है कि मार्केट कब ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है, कितना लोन की ज़रूरत है, सारी चीज़ें। अब ये कैपेबिलिटी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में नहीं है, क्योंकि वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक विल बिल्ड देयर इन हाउस कैपेबिलिटी टू एक्सेस एमएसएमईज फॉर क्रेडिट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल असेसमेंट। एक्सटर्नल असेसमेंट क्या? हर जगह पे लोन दी जाती है, उसमें से कितना लोन वापस आ रहा है, ये सारा डेटा कोर बैंकिंग सिस्टम में जाता है। उस बैंकिंग डेटा की मदद से वो बताते हैं अगर यहाँ पे लोन दे दिया तो इतना रिस्क होगा, इतना नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या है, ये कह रहे हैं कि हम बाहर के असेसमेंट पे, बाहर के डेटा पे रिलाई करें, इससे बढ़िया हम अपना खुद का डेटा बनाए। शी अनाउंस, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, न्यू मैकेनिज्म फॉर फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक क्रेडिट टू एमएसएमईज, ठीक है। फिर आते हैं मुद्रा लोन पे। मुद्रा लोन क्या होती है? ये कुल मिलाकर एमएसएमईज के लिए ही लोन है, और एमएसएमईज का साइज बहुत ज़्यादा होता है ना। एमएसएमई में ही अलग चीज़ें हैं, क्या? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, है ना। एमएसएमई तो ये हो गया। तो क्या है, उसी हिसाब से लोन भी हैं कि शिशु लोन दी जाती है 50,000 की, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख, फिर तरुण लोन 5 से 10 लाख, ठीक है। ये जनरली किन एमएसएमईज को दी जा रही हैं? ये सारी स्मॉल और माइक्रो को ही दी जा रही है। जो मीडियम वाली होती हैं वो तो होती हैं, बड़ी एमएसएमईज होती हैं, 100-100, 200-200 करोड़ वाली होती हैं वो तो, ठीक है। तो मुद्रा योजना ये होती है कि 3 टाइम के इंटरवेंशन होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि लिमिट ऑफ मुद्रा लोन विल बी एनहांस्ड फ्रॉम टू 20 लाख फ्रॉम करंट 10 लाख, ठीक है। जो यानी कि जो तरुण वाली लोन्स हैं वो 5 से अब 10 की जगह 5 से 20 हो जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। एमएसएमई यूनिट्स फॉर फूड इरिडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। फूड इरिडिएशन क्या होती है बताओ, कुछ आइडिया? रेडिएशन क्या होता है?
रेडिएशन क्या होता है? हाँ हाँ, एनर्जी तो होती है। हाँ, रेडिएशन देखो, आपने अभी तक वही वाली रेडिएशन सुनी है जो हार्म पहुंचाती है। कौन सी रेडिएशन? ये हम कहते हैं ना, मोबाइल में आती है माइक्रोवेव वगैरह, हमारे दिमाग के साथ इंटरफेयर करती है वो, है ना। रेडिएशन, हाँ सही बात है, रेडिएशन चीज़ों को मार देती है, पर हमें कभी कभी इसकी ज़रूरत होती है कि वो चीज़ों को मार दे। किसको मार दे? पैथोजेंस को मार दे। फूड इरेडिएशन क्या होता है? उससे, ये एक फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है, ठीक है, कि कोई फल है उसको अगर आपने यूवी से इरेडिएट कर दिया है, रेडिएशन दे दिया है, तो उसके ऊपर से पैथोजन मर जाएंगे, तो और ज़्यादा लंबा चलेगा, ठीक है। तो क्यों ये ज़रूरी है? एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। पहली बात तो ये, इससे ब्रांडिंग हो जाती है, भाई हम रेडिएटेड फ्रूट देते हैं, है ना, स्पॉइल नहीं होगा, आपको बीमार नहीं करेगा। दूसरा ये है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट और ज़्यादा लंबा कर पाएंगे और ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए तो हम ये क्या कह रहे हैं कि एमएसएमई यूनिट्स इसके लिए खोलें। तो क्या है कि फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स इन द एमएसएमई विल बी प्रोवाइडेड। सरकार चाह रही है कि 50 प्रपोजल उसके पास आए, लोग इरेडिएशन यूनिट खोलें और सरकार उनको पैसा देगी खोलने के लिए, ठीक है। 50 यूनिट खोलना चाह रहे हैं और 100 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब खोलना चाह रहे हैं NABL की एक्रेडिटेशन के साथ। NABL होता क्या है? नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन लेबोरेटरीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर आर्टिसंस मेनली, ठीक है। तो MSME ये सारी चीज़ें, इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग के लिए सरकार टेंडर लेने वाली है कि इतने बड़े, मतलब इतनी कंपनीज खुल जाए, ठीक है, ये हो गया। फिर इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज, ये 5th स्कीम थी ऊपर पैकेज में, ये दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दिया इन्होंने। आगे चलते हैं, ठीक है, क्या है एक बार देख लेते हैं। न्यू मैकेनिज्म अनाउंस फॉर फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बैंक क्रेडिट टू MSME ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। मुद्रा लोन, ये हमने देख लिया है। टर्नओवर थ्रेशोल्ड ऑफ बायर्स फॉर मैंडेटरी ऑन बोर्ड ऑफ TRDS, ठीक है। इसके बारे में कभी और डिटेल में आएगा तो हम देखिए, अभी हम छोड़ते हैं इसको, क्योंकि सरकार ने जो टेक्स्ट में दिया है, इमेजेस में तो जो भी दे रही है, टेक्स्ट में जो दिया वो सारा मैंने नोट कर रखा है। जो अगर उन्होंने टेक्स्ट में नहीं दिया है ये चीज़, है ना, तो हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट ना हो। आगे चलते हैं। अर्बन डेवलपमेंट, एक PM आवास योजना, ठीक है। अब इन्होंने करा क्या है, PM आवास योजना 2.0 लॉन्च हुई है, जहाँ पे हाउसिंग नीड ऑफ 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली विल बी एड्रेस विद एन एडवांस, ठीक है, ये सब ठीक है। ये एक्चुअली 2.0 पहले से ही लॉन्च थी और पहले से ही हमें पता है 1 करोड़ का हमारा टारगेट है। रूरल एरियाज़ में तो मकान बन गए थे, 2 करोड़ का टारगेट था किसी ज़माने में, है ना, वो मकान लगभग बन गए जितने बनने थे। प्रॉब्लम आ रही है हमारी अर्बन एरियाज़ में, क्यों? क्योंकि इन सिटू डेवलपमेंट कई जगहों पे करना है, स्लम को हटा के वहाँ पे मकान बनाना, वो अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है। तो ये है। तो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सब ठीक है। फिर आता है स्वनिधि। स्वनिधि हमने ऊपर देखा ही था, ठीक है। गवर्नमेंट एनविजन्स अ स्कीम टू सपोर्ट ईच ईयर ओवर नेक्स्ट 5 ईयर द डेवलपमेंट ऑफ 100 वीकली हार्ट्स फॉर स्ट्रीट हब्स इन सेलेक्ट सिटीज़, है ना। यहाँ मंगल बाजार, बुध बाजार, ये सब लगते हैं ना, है ना, उनको और बेटर डेवलप करने के लिए सेलेक्ट सिटीज़ में 100 हार्ट वो लगाने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रीट वेंडर्स को कुल मिलाकर वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे कि वीकली हार्ट्स हो जाए, ठीक है। फिर अर्बन डेवलपमेंट में हवा छोड़ना, ठीक है। आगे चलते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, एक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ये इंटरिम बजट में अनाउंस थी। नेशनल सोलर मिशन आपको पता है क्या है? हमें इनिशियली ये मिशन ये था कि हमें 100 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी बनानी थी, ठीक है। इवेंचुअली हमने टोटल जो अपना टारगेट है, और टोटल ये था कि 175 गीगावाट की हम टोटल रेन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। सरकार ने अपना टारगेट रिवाइज करा है, टोटल 225 गीगावाट की हम टोटल रेन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। और सोलर की अभी भी 100 गीगावाट की हमारा टारगेट है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं, मतलब जब हम ये अचीव कर लेंगे फाइनली, है ना, तो हमारा जो टोटल पाए है वो कैसा दिखने वाली है कि मान लीजिए टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है 225 गीगावाट की,
ठीक है, इसमें से तकरीबन 100 गीगावाट आने वाला है सोलर। ठीक है, पहले हम और ज़्यादा करने वाले थे, अभी रिसेंट टाइम में हमें समझ आया कि भाई ये इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, क्यों आसान नहीं है? पहली बात तो हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, विंड में उतनी भी पावर फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है, जितने की इसमें। तो हमारी ये प्रॉब्लम है। अब जब नेशनल सोलर मिशन आया था, NSM है, इसको हम NSM बोलते थे पहले। ठीक है, जब ये नेशनल सोलर मिशन आया था, इसमें भी ये बोला गया था कि 60% ऑफ द पावर वो होगी जो हमारे ग्रिड से आएगी। नहीं, ग्रिड से तो ठीक है, मतलब पावर प्लांट, जो डेडिकेटेड पावर प्लांट होते हैं वहाँ से आएगी, है ना, सोलर पार्क्स जो हम बनाते हैं। और 40% कहाँ से आएगी? ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्लांट्स पे। ठीक है, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्लांट का मतलब क्या हुआ? जब मान लीजिए यहाँ पे ऊपर छत है, हमने सोलर पैनल खूब सारे लगा दिए, यहाँ पे जितनी बिजली बनी यहाँ तो यूटिलाइज हो गई, ये रिवर्स मीटरिंग के थ्रू, स्मार्ट मीटरिंग के थ्रू हम वापस ग्रिड में भी बेच सकते हैं ये बिजली, है ना। ये हमारा मिशन था। अब हुआ क्या है, और ये हमें पता है कि हम ये जो 100 गीगावाट वाला प्लान है ना, इसको रिवाइज करेंगे आने वाले समय, क्योंकि सरकार पहले से इंडिकेट कर रही है कि हम जो 225 गीगावाट है ना, उसको 450 गीगावाट करना चाहिए इवेंचुअली 2030 के आसपास तक। तो कहने का मतलब है सोलर पावर और बनानी है, जो सोलर पार्क्स हैं उसमें पहले से ही प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है इस एम को जो हमने पहले अबेंडन कर दिया था कि सोलर रूफटॉप से भी हम बिजली बनाएं, उसको वापस लाना पड़ेगा। इसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे हमारे? पहली बात तो अर्बन एरिया में रूफ तक की कीमत है ना, कुछ नहीं है, लोग उसमें मतलब ओपन रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाते हैं, उसका किराया आता है, यहाँ से क्या आएगा? ठीक है, दूसरा स्मार्ट मीटरिंग लगा के हमें ग्रिड से कनेक्ट करना है, आसान नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी सरकार अब इसको वापस एक्सप्लोर कर रही है। क्या हमारा एम है? टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर प्लांट्स टू एनेबल 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स टू ऑब्टेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट एवरी मंथ। ठीक है, अब इसके लिए करेंगे क्या कि स्कीम जनरेटेड, ये ना पहले से आ गई थी, तो इतने करोड़ रजिस्ट्रेशन हमारे पास पहले से आ गए हैं। ठीक है, ये और ज़्यादा कुछ क्यों नहीं दिखा रहे, इसके बारे में और भी कुछ करो, होल्ड करो, कुछ कट गया है यहाँ से। क्या हुआ? नहीं, हाँ, इसमें आप बजट लिखो, टोटल इसका बजट 10,000 करोड़ रुपए करंट ईयर में दिया जा चुका है। ठीक है, और लिखो बेनिफिट क्या मिलता है इससे। देखो कि हाउसहोल्ड मस्ट पे अ मिनिमम ऑफ household must pay a minimum of 20,000 rupees for the system. Which can be refinanced through a collateral free loan. Through a collateral free loan. ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये क्या है, लगातार 2-3 दिन से न्यूज़ में है। ठीक है, अब बात ये है कि अच्छा, मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है? जो कि अप टू 300 मेगावाट ऑफ पावर जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो
ये मे भी आप नोट कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वाज हाईलाइटेड विद प्लान्स टू पार्टनर विद प्राइवेट सेक्टर सेटिंग अप ऑफ भारत स्मॉल रिएक्टर्स एंड एडवांसिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। ठीक है। बजट ऑल्सो रीस्टेटेड 2018 प्रपोजल टू डेवलप एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब। ठीक है। इसमें ना एक न्यूज़ क्या आई है, कल भी एक न्यूज़ आई थी। हाँ जी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, अच्छा मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, इसमें ना एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन हैज़ एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट। हाँ, रशिया ने ये इंटरेस्ट, हाँ हाँ, तो ये आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन हैज़ एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट to expand cooperation in this field। तो हमने बात करी और उधर से मतलब शायद हम बजट में ला ही इसलिए रहे हैं क्योंकि शायद वहाँ से कुछ बात हो गई है। ठीक है, तो आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। हाँ, 15 नए रिएक्टर की बात हुई थी, है ना। अब एक्चुअली ये नहीं पता था हमें वो क्या बना रहे हैं, तो शायद इस चीज़ का ही हिंट है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। और कल ये न्यूज़ आई थी कि रशिया ये कह रहा है कि इसमें वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो लगभग शायद वो इसी से लिंक्ड था वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये न्यूक्लियर एनर्जी से ना रिलेटेड कुछ चीज़ें और आई थी हमारी कि बाय द एंड ऑफ 2030 अराउंड 22 गीगावाट ऑफ एनर्जी वुड बी फ्रॉम न्यूक्लियर, है ना। और ये न्यूक्लियर पावर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा एनर्जी मिक्स का 5% होगा। ठीक है, तो बड़ा है क्योंकि हम 2% से उछल कर यहाँ आ रहे हैं 5% पे। ठीक है, ऑलरेडी जो हमारे डेवलपमेंट के अंडर प्रोजेक्ट्स हैं, कल की ही न्यूज़ है ये लगभग हम 13.5 साढ़े 14 गीगावाट कर रहे हैं और फिर ये 22 गीगावाट हो जाएगा। ठीक है, 22.5 गीगावाट। अच्छी बात क्या है, अगर ये इसको फर्स्ट जनरेशन रिएक्टर कहते हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स। ठीक है, इन रिएक्टर्स से मतलब हम क्यों चाह रहे हैं कि ये रिएक्टर, ऑब्वियसली बात है हम एनर्जी तो चाह रहे हैं। आपको पता है हमारा लॉन्ग टर्म एम क्या है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड? हाँ, हमें थोरियम पे जाना है। यहाँ से डिप्लीटेड यूरेनियम मिलता है। सेकेंड स्टेज क्या कहते हैं, जो हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं उनमें क्या होता है कि इसके वेस्ट फ्यूल को, जिसमें कि डिप्लीटेड यूरेनियम वगैरह मिल रहा है, प्लूटोनियम के साथ जब हम वो करते हैं इसको रिएक्ट, तो हमें प्लूटोनियम का स्टॉक पाइल मिलता है। फिर हम इस प्लूटोनियम के स्टॉक पाइल को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इंडिया के पास दुनिया का 25% थोरियम है। इतने सारे थोरियम को उठाकर हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी के लिए मतलब हमेशा के लिए मतलब फ्री हो सकते हैं, है ना। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। केरल में मोनाजाइट सैंड आती है, उसको हम मतलब साफ़ करके उसको एक्सट्रैक्ट करके हम प्लूटोनियम के साथ जब रिएक्ट करेंगे, अच्छी बात क्या है कि इस रिएक्शन का कि थोरियम प्लस प्लूटोनियम यूज़ करते हैं जब हम, तो हमें फाइनली प्लूटोनियम ही एंड प्रोडक्ट मिलता है। उस प्लूटोनियम को वापस यूज़ करके और थोरियम यूज़ करते चले जाएंगे। वेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, प्लस जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो 400-500 साल से ज़्यादा नहीं होती। यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी बिलियंस ऑफ ईयर्स में जाती है। मटेरियल रिकवरी वगैरह सब कुछ है ना। बहुत क्लीन है, बहुत सेफ है। और अच्छी बात, दुनिया का 25% हमारे पास है, यूरेनियम हमारे पास है ही नहीं। स्टेज 2 बन रखा है हमने, स्टेज 2 नहीं, इसे सेकेंड जनरेशन बोलते हैं। थर्ड जनरेशन भी हम बना चुके हैं। ठीक है, थोरियम बेस्ड हम सब कुछ कर चुके हैं। बस प्रॉब्लम ये है हम सस्टेनेबल स्केल पे ऐसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हमारे पास उतने प्लूटोनियम के स्टॉक पाइल नहीं है, और वो तब होगा जब हम न्यूक्लियर एनर्जी में इतना इन्वेस्ट करें।